इंटरेस्टिंग स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 3, चैप्टर 31। सुबह कमरे में आती धूप से गौरी की नींद खुली। आंखें खोलते ही उसे अपने सामने शिव चेयर पर सोता नजर आया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। आप! ये सुन शिव भी जाग गया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतने सुबह सुबह हमारे घर में, हमारे कमरे में? गौरी ने पूछा तो शिव ने अपनी एक आईब्रो उठाकर गौरी को अजीब नजरों से देखा। गौरी ने चारों ओर नजरें घुमाकर कमरे को देखा तो चौंक गई। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ हैं? फिर उसका ध्यान अपनी पहनी शर्ट पर गया। अब और भी हैरान होते हुए बोली, और हमारे कपड़े किसने बदले? शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। तो गौरी बिस्तर से उठकर गुस्से से शिव के पास आए। हमारे कपड़े? आपने बदले हमारे कपड़े? बोलिए। वो उसकी कॉलर पकड़ बोली। आपको शर्म नहीं आई? हमारी इजाजत के बगैर आपने हमें छुआ भी कैसे? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर शिव कुछ नहीं बोला। तभी काकी कमरे में नॉक करती हुई आई। दोनों का ध्यान दरवाजे की ओर गया। काकी को देख गौरी शिव से थोड़ा दूर हुई। अरे बिटिया, जाग गई तुम? ये लो, तुम्हारे लिए चाय लाए हैं, पी लेना। और ये रहे तुम्हारे कपड़े, रात में बदलने के बाद हमने धोकर सुखा दिए थे, अब तुम इन्हें पहन सकती हो। ये बोल काकी ने कपड़े बिस्तर पर रख दिए और जाने लगी। जाते जाते काकी बोली, तैयार होकर नीचे आ जाना, हम नाश्ता बनाते हैं तब तक। उनके जाते ही गौरी हैरानी से शिव को देखने लगी। अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपना सिर झुका लिया और आहिस्ता से बोली, सॉरी। मगर शिव ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे एक नज़र देख अपनी नजरें फेर ली। उसने अलमारी से अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चला गया। गौरी मन में सोचने लगी, इन्हें क्या हुआ? बिना कुछ बोले चले गए, और मुझ पर से तो ऐसे नजरें फेरी जैसे मैं कोई अछूत हूं। ये बोल उसने जब खुद को आईने में देखा तो उसका ध्यान खुद की खुली टांगों पर गया। ये देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने देखा कि उसने सिर्फ एक शर्ट पहन रखी है। वो कूदकर बिस्तर पर आ गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। हम भी कैसे बुद्धू हैं, उन्हें बेशर्म कह रहे थे। अरे सबसे बड़े बेशर्म तो हम खुद हैं। बिना सोचे समझे बस बरस पड़े उन पर। कितना बुरा बुरा कहा उनको। अब हम उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे? रात में क्या हुआ ये हमें कुछ याद भी तो नहीं आ रहा। हमें बस इतना याद है कि रंजीत हमें जबरदस्ती कहीं ले जा रहा था और उसने हमसे बदतमीजी की तो ठाकुर साहब ने हमें उनसे बचाया और क्या मारा उसे, एकदम हीरो की तरह। मजा आ गया। वाह! गौरी खुश होते हुए बोली। अगले ही पल वो सोचने लगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? गौरी ने आंखें बंद की याद करने लगी। उसे धुंधला शिव का और अपना बारिश में भीगना याद आ रहा था। वो कुछ और सोचती तब तक वॉशरूम का दरवाजा खुला और शिव रेडी होकर बाहर आ गया। वो कमरे से बाहर जाने लगा तो गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, सॉरी ठाकुर साहब, आप मुझे माफ नहीं करेंगे। शिव कमरे के दरवाजे तक आते आते रुक गया और पलटकर गौरी की तरफ देखा तो गौरी बिस्तर में बैठी अपने दोनों कान पकड़े अपना निचला होठ बाहर निकाल शिव को मासूम सा फेस बनाकर देख रही थी। प्लीज, वो हमें पता नहीं था, इसलिए गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गौरी दोबारा दोनों कान पकड़े हुए ही बोली। शिव ने एक नज़र उसे देखा और बिना भाव के बोला, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नीचे नाश्ते के लिए वेट कर रहा हूँ। शिव इतना बोल कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही गौरी बिस्तर से उठी और मुंह बनाने लगी। कैसे एटीट्यूड दिखाकर चले गए। ये भी नहीं बोला कि माफ किया या नहीं, इन्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी तैयार हो जाऊं जल्दी से। इतना बोल गौरी भी रेडी होने बाथरूम में चली गई। गौरी रेडी होकर नीचे आने लगी। शिव डाइनिंग टेबल पर उसी का ही वेट कर रहा था। शिव की नज़र जब सीढ़ियों से नीचे आती गौरी पर पड़ी तो उसकी नज़रें वहीं थम गई। उसे रात में गौरी के साथ गुजारे पल याद आने लगे, साथ ही रंजीत ने की जबरदस्ती भी। गुस्से से उसकी नसें तन गई और वो अपनी नजरें फेर कर नीचे देखने लगा। गौरी नीचे आए और शिव सामने वाली चेयर खींच बैठ गई। काकी ने उसकी प्लेट में नाश्ता दिया। दोनों ने नाश्ता करने लगे, मगर शिव ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा और गौरी की नजरें लगातार शिव पर ही बनी हुई थी। कुछ देर बाद गौरी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, काकी आपने नाश्ता बहुत अच्छा बनाया। ये सुन काकी मुस्कुराने लगी। आपको पता है हमारी बूजी भी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। लेकिन आपको कैसे पता होगा, आप तो हमारी बूजी से मिली ही नहीं है। आप ना बनारस आना, हम मिलवाएंगे आपको उनसे।
गौरी बड़बड़ाए जा रही थी, साथ ही साथ शिव को भी देखे जा रही थी, मगर शिव ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। काकी, धन्यवाद, आपने हमारा रात भर ध्यान रखा इसलिए, गौरी ने प्यार से कहा। बिटिया, हम तो अपने कमरे में आकर सो गए थे, आपका रात भर ख्याल तो मालिक ने रखा है, काकी ने कहा तो गौरी आंखें बड़ी बड़ी कर शिव की देखने लगी। शिव ने एक नज़र उसे देखा। गौरी कृतज्ञ नजरों से उसे ही देख रही थी, मगर शिव ने इस बार भी बिना कुछ कहे नजरें फेर ली। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। शिव खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। गौरी की नजरें बार बार शिव पर ही आकर रुकती। गौरी की नजरों की तपिश वो खुद पर भलीभांति महसूस कर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी गौरी की ओर नहीं देखा। आधा रास्ता कट चुका था। गौरी से जब रहा नहीं गया तो वो बोली, अब क्या पूरे रास्ते ऐसे स्टैच्यू बने गाड़ी चलाते रहेंगे? कुछ तो बोलिए, हमसे ऐसे चुप नहीं बैठा जाता। शिव ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। सॉरी, गौरी ने कुछ देर रुककर कहा तो शिव उसे असमंजस से देखने लगा। वो हमें तो याद ही नहीं कि कल रात क्या हुआ, मगर जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि हमने आपको बहुत तंग किया और सुबह भी आपसे बदतमीजी की, बिना सोचे समझे आप पर इल्जाम लगा दिया। सॉरी, आपको गलत समझने के लिए, और कल रात अगर कोई बदतमीजी की होगी तो उसके लिए भी सॉरी। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, गौरी ने कान पकड़ते हुए कहा। शिव ने एक नज़र उसकी ओर देखा, फिर से नजरें फेर ली और कुछ नहीं कहा। उसे रात में गौरी ने जो कुछ भी किया और कहा सब याद आने लगा। गौरी का बार बार उसकी बाहों में आना, उसके गाल चूमना और ये कहना कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करती है, ये सब याद कर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने बेचैनी और गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्सा अपनी ही बेबसी पर आ रहा था कि क्यों वो गौरी की ओर खिंचा चला जा रहा है। गौरी फिर से कुछ बोलने को होती है कि शिव गुस्से भरी नजरों से उसे घूरा और चिल्लाकर बोला, शट अप, जस्ट शट अप, कब से बक बक किए जा रही हो? अब अगर एक शब्द भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ज्यादा बोला ना तो यही उतार दूंगा, समझी? इसलिए चुपचाप बैठी रहो। कल से झेल रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन अब और नहीं, और आइंदा से कोशिश करना कि मेरे सामने भी ना आओ। शिव ने ये सब इतने गुस्से में और जिस तरह से कहा, एक पल को शिव का गुस्सा देख गौरी सहम गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला गए। उसने अपना मुंह फेर लिया और रोने लगी। उसकी आंखों से अविरल धारा बहने लगी। शिव को उसे रोता देख बहुत बुरा लगा, लेकिन किसी तरह अपने आप को संयत कर उसने बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दिया। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस पहुंचे। शिव गाड़ी से निकलकर बिना गौरी की ओर देखे सीधा अपनी लिफ्ट में आ गया। गौरी भी उसके पीछे पीछे भारी कदमों से अंदर आने लगी। रिसेप्शन पर उसे सुमन मिल गई। गौरी, तू ठीक तो है? रात में फोन किया तो पता चला तू शिव सर के साथ थी। तू कहाँ थी? बूजी का भी कितनी बार फोन आया। सुमन ने सवालों को झड़ी लगा दी, मगर गौरी अब भी आंखों में आंसू लिए खामोश है। गौरी, तू सुन रही है ना? कहाँ खोई है? सुमन ने उसके कंधे पकड़ झकझोरते हुए कहा तो गौरी अपने होश में आए और सुमन को देख उसके गले लग फफक कर रो पड़ी। गौरी को ऐसे रोता देख सुमन घबरा गई। उसने उसे पास ही लगे काउच पर बैठाया और पानी पिलाया। शांत हो जा गौरी, और बता क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सुमन ने उसे शांत कराते हुए पूछा। गौरी सिसकियां लेकर रोने लगी तो सुमन ने उसकी पीठ सहलाते हुए उसे कुछ देर वैसे ही रोने दिया। जारी है। चैप्टर 32। शिव अपने केबिन में आया। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने टेबल का सारा सामान गुस्से से बिखेर दिया। इस समय उसके मन की हालत कोई समझ नहीं सकता था। उसके मन की ऊहापोह को फिलहाल वो खुद भी कहाँ समझ पा रहा था। उसी समय माधव केबिन में आया। केबिन की हालत देख वो हैरान हो गया। शिव, क्या है ये सब? तुम ठीक तो हो? माधव ने पूछा तो शिव अपनी लाल आंखों से माधव को घूरने लगा। क्या हुआ यार, ऐसे क्यों घूर रहा है? और तू कल कहाँ था सारी रात? माधव के मुंह से कल रात ये शब्द उसे गौरी के साथ बिताए कल रात के लम्हे याद आ गए। शिव गुस्से से बोला, कहीं भी नहीं, और जहां भी रहूं तुम्हें क्यों बताऊं? शिव, तू ठीक है? इतने गुस्से में क्यों है? माधव को उसका यूं गुस्से से जवाब देना थोड़ा अजीब लगा। नहीं हूं मैं ठीक। तुम इस वक्त यहां से जाओ वरना मेरा सारा गुस्सा तुम पर ही उतरेगा। तो जा यहां से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। शिव चिल्लाकर बोला। ठीक है, मैं चला जाता हूं, कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे। माधव ये बोल केबिन से चला जाता है।
माधव नीचे रिसेप्शन की तरफ आया तो वहां गौरी दिखाई देती है जो सुमन के गले लग रो रही थी। सुमन उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। गौरी क्या हुआ, कुछ तो बोल, सुमन ने पूछा। वो ठाकुर साहब, उन्होंने हमें बहुत बुरी तरह डांटा। गौरी सिसकते हुए बोली। क्यों डांटा, तुमने कोई गलती की? सुमन ने पूछा तो गौरी ने उसे रात की सारी कहानी कह सुनाई। फिर सिसकते हुए बोली, जिसे माधव ने भी सुन लिया। पता नहीं क्या गलती हो हमसे, उन्होंने हमें रंजीत से बचाया। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं। सुबह हमने उन्हें गलत समझ लिया, उसी की माफी हम उनसे गाड़ी में मांग रहे थे, तो बस भड़क गए एकदम से। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी गलती क्या है। इतना बोल गौरी एक बार फिर से रोने लगी। गौरी चुप हो जा, देखो इधर मेरी तरफ। रात में क्या हुआ तुम याद करने की कोशिश करो। सुमन शांति से बोली। नहीं याद आ रहा, बस इतना याद आ रहा है कि हम बारिश में भीग रहे हैं। गौरी रोते हुए बोली। अच्छा ठीक है, अभी चुप हो जाओ गौरी। एक काम करो, तुम अभी घर चली जाओ, आज तुमसे काम नहीं होगा। सुमन बोली। नहीं, हम घर चले गए तो वो फिर से हमें डांटेंगे, और अब हम उनकी डांट नहीं सुनना चाहते। हम ऑफिस आए हैं तो अपना काम करेंगे, गौरी ने मना करते हुए कहा और उठकर लिफ्ट की ओर जाने लगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, शाम को साथ चलेंगे, सुमन ने उसे पीछे से ही कहा। मगर गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। उसे माधव लिफ्ट के पास ही खड़ा मिल गया। उसे देख गौरी ने अपने आंसू पोंछे और लिफ्ट के लिए बटन प्रेस किया। गौरी, अगर शिव ने तुमसे गुस्से में कुछ कह दिया है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन शिव दिल का बहुत अच्छा है, वो वैसा नहीं है जैसा सबको दिखाता है। तुम उसे गलत मत समझना प्लीज, माधव ने कहा। अरे सर, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? और शिव सर कैसे हैं? ये तो हम बहुत अच्छे से जान गई हैं। कल अगर वो ना होते तो शायद आज हम भी ना होते। उन्होंने मेरे मान की रक्षा की है, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ, गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गौरी ने मुस्कुराकर कहा। तो माधव ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तब तक लिफ्ट आ गई और गौरी चली गई। माधव वहीं खड़ा सोचता रह गया। गौरी ने जो कुछ भी कहा वो उसके लिए भी शौकन था। शिव बारिश में भीगा, वो भी गौरी के साथ। ये चमत्कार कैसे हो गया? ओह, शायद इसलिए इतना गुस्सा है। पता नहीं इसको प्रॉब्लम क्या है। अगर थोड़ा खुश हो लिया, अपने मन से जी लिया तो क्या हो गया? शिव, तू समझ नहीं रहा है या जानबूझकर समझना चाहता नहीं कि तू गौरी पसंद करने लग गया है? माधव ने खुद से ही कहा। गौरी लिफ्ट में आकर एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगती है। लिफ्ट 10th फ्लोर पर आकर रुकी और गौरी लिफ्ट से निकल अपने केबिन में जाने लगी कि उसकी नजर अनायास ही शिव के केबिन की ओर चली जाती है। मगर गौरी को शिव नहीं दिखता, लेकिन वहीं शिव की नजर जब रोती हुई गौरी पर जाती है तो उसका गुस्सा एक बार फिर बढ़ जाता है। शिव अपने केबिन के ग्लास वॉल से बाहर देख तो सकता था, मगर बाहर वालों को अंदर का कुछ नजर नहीं आता। शिव की नजर लगातार गौरी पर ही बनी हुई थी। गौरी अपने आंसू पोंछते हुए अपने केबिन में चली गई। शिव ने कुछ सोच मिस्टर मल्होत्रा को फोन लगाया। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपके साथ अपनी डील कैंसिल करता हूं, शिव ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा। क्या हुआ मिस्टर सिंह? अब तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर है, और अगर आप ऐसे बैकआउट करेंगे तो नुकसान सिर्फ मुझे ही नहीं आपको भी होगा, मल्होत्रा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे नुकसान की कोई परवाह नहीं है, शिव ने सधी आवाज में कहा। लेकिन बात क्या हुई? मल्होत्रा ने पूछा। ये आप अपने बेटे से पूछ लेना, अगर उसे बताने में शर्म आए तो मैं कल के पार्टी की सीसीटीवी फुटेज आपको भेज रहा हूं, खुद देख लेना, शिव ने गुस्से से कहा और कॉल कट कर दिया। गौरी अपने केबिन में आकर चेयर पर बैठ काम करने लगती है। कुछ देर बाद वहां माया आई। हेलो गौरी, तो कल कैसी रही पार्टी? माया ने पूछा। पार्टी का नाम सुन गौरी एक बार फिर रात के बारे में सोचने लगी। उसे खोया देख माया ने उसके सामने चुटकी बजाकर कहा। हेलो, कहाँ खो गई? मैंने पार्टी के बारे में पूछा है। पार्टी? हाँ, बहुत अच्छी थी, गौरी ने जबरदस्ती होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। और मामू, उनका बिहेवियर ठीक था तुम्हारे साथ? वो क्या कहती हो तुम उन्हें? भस्मासुर, गुस्सासुर और पता नहीं क्या क्या। कहीं डांट तो नहीं पड़ी उनकी? तुमने एंजॉय तो किया ना? माया ने गौरी के चेहरे को ध्यान से देखते हुए पूछा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। अब हम जरा काम कर लें। और बताओ, तुम किसी काम से आई थी?
गौरी ने बात टालते हुए कहा। हाँ, मैं ना खन्ना एसोसिएशन की फाइल के लिए आई थी। हार्ड कॉपी है मेरे पास। सॉफ्ट कॉपी तुम्हारे कंप्यूटर में है तो मुझे सेंड कर दो प्लीज। माया ने रिक्वेस्ट की तो गौरी ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। अभी करती हूँ। थैंक यू, अब मैं चलती हूँ अपने काम पर। माया वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद गौरी फिर सोचने लग जाती है। इधर शिव को मल्होत्रा का कॉल आता है। सॉरी मिस्टर सिंह, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो आपने बता दिया वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। आप उसे माफ कर दीजिए। मैं उससे समझाऊंगा, वो आपसे माफी मांग लेगा। माफी नहीं, उसे सजा मिलेगी। मैं ये फुटेज पुलिस में दे रहा हूँ। औरतों के साथ बदतमीजी करने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। शिव ने गरजते हुए कहा। सिंह साहब प्लीज पुलिस कंप्लेंट मत करना। उसका करियर खराब हो जाएगा। उसे माफ कर दो, उसे मैं वापस अमेरिका भेज दूंगा। वो अब आपके सामने कभी नहीं आएगा। वैसे भी आपने उसके किए की उसे सजा दे दी है। महीने भर से पहले अब वो बिस्तर से उठ नहीं सकता। आप कहें तो मैं गौरी से माफी मांगता हूं। मल्होत्रा गिड़गिड़ाते हुए कहता है। मगर शिव फोन काट देता है। मल्होत्रा परेशान होकर गौरी को फोन करके उसे शिव और उसके बीच हुई बातचीत के बारे में सब बता देते हैं। गौरी सुनकर परेशान हो जाती है। ठीक है, हम सर से बात करते हैं, गौरी ने कहा और फोन रख दिया। हे महादेव, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई। ये ठाकुर साहब भी ना। अब कैसे इनसे बात करूं। मुझे तो उनके गुस्से से डर ही लग रहा है। पहले तो मैं ये तो पता कर लूं कल रात हुआ क्या। गौरी ये बोल फिर से अपने काम में लग जाती है। जारी है। चैप्टर 33। शाम को ऑफिस से गौरी सुमन के साथ घर जाने के लिए नीचे आई तो नजर पार्किंग में खड़ी शिव की गाड़ी पर गई। उसे फिर से शिव का डांटना याद आया। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। हम तो ना इनसे बात ही नहीं करेंगे। वो मुंह बनाकर बोली और आगे बढ़ गई। फिर कुछ सोच उसके मन में खुराफात आए। वो वापस पलटकर गाड़ी के पास आए और यहाँ वहां देख टायर की हवा निकालने लगी। फुस की आवाज से साथ टायर की हवा निकलने लगी। गौरी ऐसा करने में बहुत मजा आने लगा। वो दूसरे टायर के पास जाकर बैठ उसकी की भी हवा निकालने लगी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। गौरी ने घबराकर पीछे देखा तो वहां माधव खड़ा था। वो अपनी हैरान नजरों से गौरी को ही देख रहा था। उसने अपनी दोनों भवें उचकाकर इशारे से पूछा, क्या कर रही हो। गौरी क्यूट सा फेस बनाकर बोली, वो उन्होंने ठाकुर साहब ने हमें डांटा ना इसलिए। तो इसलिए तुम ये कर रही हो। माधव ने हैरानी से पूछा। हाँ, अब हम उन्हें डांट तो सकते नहीं और ना ही कुछ और, तो अब अपना गुस्सा हम इस तरह निकाल रहे हैं। गौरी भोली सी शक्ल बनाकर बोली तो माधव को जोर से हंसी आ गई। गौरी भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। बढ़िया है अपना गुस्सा दिखाने का तरीका। लेकिन तुम ये भूल गई हो कि शिव के पास एक नहीं कई गाड़ियां हैं। वो दूसरी गाड़ी मंगवा लेगा। माधव ने कहा तो गौरी मुंह बनाने लगी। अच्छा अब क्या करें। गौरी सोचने लगी। चलो कोई नहीं, इसे देख शिव कुछ देर के लिए तो परेशान होगा। आप सच कह रहे हैं। गौरी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, क्योंकि ये शिव की फेवरेट कार है। माधव ने कहा। गौरी खुशी से बोली। फिर माधव को अपनी छोटी आंखें कर घूरते हुए बोली, आप उन्हें बताओगे तो नहीं ना। अरे नहीं, मैं क्यों बताने लगा। आप तो उनके दोस्त हैं ना। तो क्या हुआ, उस अड्डू खडूस के गुस्से से तो मैं भी तंग आ गया हूं। माधव भी शरारत से बोला। उन्होंने आपको भी डांटा क्या। गौरी ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा। अरे मुझे क्या डांटेगा साला। माधव ने कहा तो गौरी उसे अपनी आंखें छोटी करके देख बोली। सॉरी सॉरी, माधव संभल कर बोला। ये देख गौरी मुस्कुराने लगी। अच्छा अब हम चलते हैं। गौरी बाय बोल वहां से चली जाती है। बहुत सही लड़की भेजी है आपने महादेव उस अड्डू और गुस्सैल शिव के लिए। लगता है ये गौरी ही उस शिव को सुधरेगी। माधव ने ऊपर देख कहा और मुस्कुराते हुए ऑफिस के अंदर चला गया। शिव केबिन में बैठा अभी भी गौरी के बारे में सोच रहा है। उसकी हरकतों को याद कर शिव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। ठीक उसी वक्त माधव अंदर आया। ये मैं क्या देख रहा हूं। रूट शिव प्रताप सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट। मुस्कान की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे होठों तक आने की। उसकी इतनी मजाल। माधव नौटंकी करते हुए बोला। माधव। शिव आंखें दिखाए। अच्छा ठीक है। अब तू मुझे सीधे सीधे बता सुबह इतने गुस्से में क्यों था।
शिव ने उसे एक नज़र देखा और बोला, वो कल रंजीत ने गौरी से बदतमीजी की थी। और तूने उसकी सजा भी उसे दे दी। बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस वक्त वो हॉस्पिटल में पड़ा है ये भी जानता हूँ। माधव उसकी बात बीच में काटकर बोलता है। तो शिव खामोश हो गया। तुझे क्या लगा मैं कुछ नहीं जानता? सब जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ। तू गौरी को लेकर कहाँ गया ये नहीं जानता, और तू कुछ नहीं बोलेगा ये भी जानता हूँ। बस एक सवाल का जवाब दे दे। माधव ने कहा तो शिव उसकी ओर देखने लगा। तुमने उसे डांटा क्यों? माधव ने पूछा तो शिव हैरानी से उसे देखने लगा। उसने तुम्हें ये बताया? शिव ने पूछा। नहीं, उसने नहीं बताया। वो तो लिफ्ट के पास कॉरिडोर में रो रही थी, तब देखा मैंने उसे, और आज पूरे दिन वो अपने केबिन से बाहर भी नहीं आई। ये सुन शिव उदास हो गया। माधव उसके चेहरे के भाव देख आगे बोला, तू क्यों बेवजह अपना गुस्सा उस बेचारी पर निकाल रहा है? तुम कहना क्या चाहते हो माधव? शिव ने असमंजस से पूछा। यही कि तू उस गौरी की ओर खींचने लगा है, पसंद करने लगा है तू उसे। उसकी अटखिलियां, उसका चुलबुलापन भाने लगा है तुझे। वो तेरे दिल में अपनी जगह बनाने लगी है। माधव बिना डरे बोला। क्या बकवास कर रहे हो माधव? शिव गुस्से से बोला। जनता था नहीं मानेगा तू, लेकिन ये सच है और एक दिन तू ये सच जरूर मानेगा। और ये जो तेरा गुस्सा, ये नाराजगी है ना, ये गौरी से नहीं तेरी खुद से है। कैसी बातें कर रहा है तू माधव? जनता भी है क्या बोल रहा है? ये ठीक नहीं है। फिर से कभी ये बात अपने मुंह से कभी मत निकालना। और मेरे बारे में तो तू सब जानता है, फिर भी ऐसा कह रहा है। तू तो मेरा गुजरा हुआ कल भी जानता है। अभी उसके जख्म भरे भी नहीं है, और वो जख्म कभी भरेगे भी नहीं। माधव उसकी बात एक बार फिर काट कर बोला। तो शिव ने नजरें फेर ली। क्या हुआ? इधर देखना। नजरें क्यों फेर ली? सच सुन नहीं सकता ना? मैं सच कह रहा हूँ। तूने उन जख्मों को पाल रखा अब तक 20 साल हो गए हैं, मगर तू अब भी वहीं खड़ा है। जबकि तेरा ये मन अब तुझी से बगावत करने लगा है, मगर तू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। मानने को तैयार भी नहीं है कि जो बीत गया वो तेरा कभी नहीं था। फिर भी तू उसके शोक में डूबा हुआ है, जिंदा इंसानों को चोट पहुंचा रहा है। माधव ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। माधव बस कर, शिव ने गुस्से से कहा। मगर उसकी आंखों में नमी आ गई जिसे माधव ने देख लिया। वो शांत होते हुए बोला, ठीक है चल, घर चलते हैं। माँ जी का फोन भी आ चुका है। कल रात भी तू घर नहीं गया, वो बहुत परेशान है तेरे लिए। माधव बात खत्म कर कहा, और दोनों केबिन से बाहर आ गए। नीचे आकर शिव ने ड्राइवर से गाड़ी लाने को कहा तो ड्राइवर ने सिर झुका लिया। क्या हुआ? गाड़ी लाओ, शिव बोला। सर वो गाड़ी के पिछले टायर की हवा निकली हुई है। ड्राइवर सिर झुकाए कहा, मगर माधव मंद मंद मुस्कुराने लगता है। व्हाट? ये क्या एक्सक्यूज है? तो दूसरी गाड़ी मंगवाओ। क्या ये भी बताना पड़ेगा? और अब गाड़ियों की देखभाल की जिम्मेदारी क्या मेरी है? ध्यान रखा करो, शिव ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। जी सर, दूसरी गाड़ी आती ही होगी, ड्राइवर ने कहा। कुछ ही देर में दूसरी गाड़ी आ गई। उसमें शिव और माधव बैठ घर की ओर चल पड़े। जारी है चैप्टर 34। गौरी रात में अपने फ्लैट की बालकनी में खड़े चांद को निहार रही है। वो बार बार आंखें बंद कर याद करने की कोशिश करती है कि आखिर कल रात हुआ क्या, लेकिन उसे याद ही नहीं आता। उसने फिर से आंखें बंद की। कुछ देर आंखें बंद करने के बाद रात के कुछ पल उसकी आंखों के आगे किसी फिल्म की तरह आए और चले गए। उसने जल्दी से आंखें खोल ली। क्या हमने जो देखा वो सच था? इसका मतलब कल रात हम। गौरी ने महादेव का नाम लिया, गहरी सांस भरी और कसके आंखें बंद की। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब उसे सब साफ साफ याद आ गया। जैसे बादल छंटने के बाद साफ आसमान नजर आता है, वैसे ही रात का एक पल, एक एक बात उसके दिमाग में किसी तस्वीर की तरह साफ हो गई। हे महादेव, हमने उनके साथ कितनी बदतमीजी की, कितना परेशान किया उन्हें, फिर भी उन्होंने पूरी रात हमें संभाला। हमें ये बात सुमन को बतानी है। गौरी खुशी से उछलते हुए कमरे में आई तो देखा सुमन सो रही थी। ये लो, ये महारानी तो घोड़े बेचकर सो रही हैं, अभी जगाते हैं। ये बोल वो शरारत से मुस्कुरा दिया और उसके कान में जोर से चीखा। कौन है? सुमन घबरा कर उठ बैठी और आसपास देखने लगी। हम हैं, गौरी मुस्कुराते हुए बोली। तुम? क्या है यार, नींद से जगा दिया। सुमन चिढ़ते हुए बोली। हमें न तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, गौरी आंखें मटकाते हुए बोली।
ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम सुबह तक का वेट नहीं कर सकती? सुमन अलसाते हुए बोली और फिर से सोने लगी। हमें ना कल रात के बारे में सब याद आ गया, गौरी बिस्तर पर उछलते हुए बोली। ये सुन सुमन की नींद जैसे कहीं भाग गई और एकदम से उसकी आंखें खुल गई। क्या कहा तुमने? तुम्हें सब याद आ गया? हाँ, गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जल्दी बता क्या हुआ? कल रात, सुमन ने उत्सुकता जताते हुए पूछा। वो कल ना, गौरी ने कुछ घबराते कुछ सकुचाते रात की सारी कहानी कह सुनाई। सुमन आंखें फाड़े और मुंह खोले सब सुन रही थी। आखिर में सुमन ने कहा, क्या बात कर रही है? तुमने सर के साथ ये सब किया? तुमने उन्हें किस भी किया? सुमन ने पूछा। हाँ, मगर सिर्फ गाल पर, गौरी मासूमियत से बोली। तुमने सर को बोला कि तुम उन्हें पहले से पसंद करती हो। और तुमने उन्हें कतई जहर भी बोल दिया। सुमन ने पूछा तो गौरी ने मासूमियत से सिर हिला दिया। और तुम बनारस में कब मिली सर से? सुमन ने पूछा। वो शिवरात्रि वाले दिन जब हम गंगा मैया में डुबकी लगा रहे थे तो ठाकुर साहब भी थे वहां। जब वो पानी से बाहर आए तो एकदम से हमारे सामने ही थे। हम तो मंत्र मुग्ध से उन्हें देखते ही रह गए एकटक। उस समय क्या तेज था उनके चेहरे पर, जैसे महादेव के दर्शन हो गए हों। उसके बाद रात में भी मिले थे हमें गंगा मैया में गिरने से बचाया था। वो बहुत अच्छे हैं सुमन, बस ऊपर से गुस्सा दिखाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उनके मन में कहीं गहराई में कोई दर्द छिपा है। उसी दर्द को छुपाने के लिए वो हर समय गुस्सा करते रहते हैं। लेकिन जब मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है बस एकटक उन्हें देखती जाऊं। बहुत ही मनमोहनी मुस्कान है उनकी। जब वो आसपास होते हैं ना तो अलग सा सुकून होता है। जब वो साथ होते हैं ना तो मन करता है ये पल यहीं ठहर जाए, कभी ना गुजरे और हम यूं ही उनके बाहों में रहें, हमेशा हमेशा के लिए। उनके साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे हम सुरक्षित हैं। गौरी शिव के बारे में लगातार बोले जा रही थी और सुमन हैरानी से उसे देखे जा रही थी। गौरी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम सर के बारे में ये सब जो बोल रही हो, इसका मतलब भी समझती हो? सुमन ने गौरी को बीच में ही रोकते हुए कहा। गौरी के मुंह से शिव के लिए इतना सब सुन सुमन उसे हैरानी से देखने लगी। उसने गौरी को बीच में ही टोकते हुए कहा, गौरी तू ये सब क्या बोले जा रही है? तू सर के बारे में ऐसे कब से सोचने लग गई? तो क्या हुआ, इसमें बुराई क्या है? गौरी ने बेपरवाही से पूछा। गौरी, तू समझ नहीं रही है या जानकर भी अनजान बन रही है? सुमन ने उस पर एक गहरी नजर डालकर पूछा। क्या मतलब? गौरी असमंजस से बोली। मतलब ये कि जो भावनाएं तेरे अंदर शिव सर को लेकर पनप रही है, उन्हें समझ भी रही है तू। इसे क्या कहते हैं मालूम है ना? अगर मैं सही समझ रही हूं तो कहीं तू सर से प्यार। सुमन ने इतना कहा और चुप हो गई। गौरी ने सुन हैरानी से उसे देखने लगी। सुमन आगे बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तू अपने कदम इस रास्ते पर जाने से रोक ले। तू उनकी ओर ऐसे खिंच नहीं सकती। ये ठीक नहीं है। सुमन परेशान होकर बोली। ये सब क्या बोल रही हो सुमन? हम ठाकुर साहब से प्यार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्यार ऐसे थोड़े ना होता है। वो तो हमें उनकी परवाह करना अच्छा लगता है, उनका साथ अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही है कि हमें उनसे प्यार है। गौरी ने सुमन को समझाते हुए कहा। किसे विश्वास दिला रही हो, मुझे या खुद को? सुमन ने कहा तो गौरी खामोश हो गई। देख गौरी, मैं तुम्हारी दोस्त हूं बचपन की, इसलिए समझा रही हूं। इससे पहले कि तू इस रास्ते पर आगे बढ़े अपने कदम रोक ले। जितना हो सके उनसे दूर रहे। बाकी तू खुद समझदार है। सुमन ने कहा तो गौरी ने मुंह बना लिया। तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो सुमन, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा अब तुम सो जाओ, हम भी चले सोने। बाय, गुड नाइट। गौरी अपने कमरे में चली आई लेकिन सुमन अब भी गौरी के बारे में सोचती रही। मैं जो सोच रही हूं, काश कि वो गलत ही हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पता नहीं क्या तूफान आएगा। इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होगा। मैं नहीं चाहती गौरी कि तुझे आगे चलकर कोई तकलीफ हो, इसलिए आगाह कर रही हूं। बाकी महादेव की मर्जी, होगा तो वही जो उन्होंने ने सोच रखा है। ये बोल सुमन ने अपने हाथ जोड़ लिए और बिस्तर पर लेट गई। गौरी इधर अपने कमरे में आकर सुमन की कही बातों के बारे में सोचने लगी। ये सुमन भी ना बिल्कुल पागल है, कुछ भी सोचती है। हमें ठाकुर साहब से प्यार कैसे हो सकता है? प्यार ऐसे थोड़े ही होता है। अरे प्यार होता है तो दुपट्टा हवा में लहराने लगता है, चारों तरफ वायलिन बजने लगते हैं, बिल्कुल फिल्मों की तरह।
अब माना कि हम उन्हें पसंद करते हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़े ही है कि हम उनसे प्यार करने लग जाएं। प्यार ऐसे थोड़े ही ना होता है, और उनसे प्यार करके हमें मरना थोड़े ही है। पता चला किसी दिन गुस्से में हमें भस्म कर दिया तो। नहीं नहीं, गौरी बेचारा सा मुंह बनाकर खुद से ही बोली। लेकिन ये तो सच है कि उनका साथ हमें सुकून देता है। जब बनारस में पहली बार उन्हें देखा तो लगा जैसे अजनबी नहीं है, वो पहले से जानती हूं उन्हें। कितना आकर्षण था उनके चेहरे पर, और जब वो हमारी आंखों में झांक कर देखते हैं तो ऐसा लगता है हम खो हो जाएंगे उनकी आंखों में। गौरी ये सोच मुस्कुराने लगती है। गौरी क्या सोच रही है ये सब? अब तो ये सोच कि उनका गुस्सा कैसे कम करे। हमें तो दूर रहने के लिए कहा है उन्होंने ने, लेकिन हम तो नहीं रह सकती ना दूर। हमें उनसे बात करनी होगी, लेकिन कैसे? गौरी खुद से ही कहती है और सोचने लग जाती है। हाँ, आइडिया, वो एकदम से उछलकर बोलती है। फिर अपना फोन उठाकर वो शिव को मैसेज करती है। सो गए। कुछ देर वेट करती है मगर कोई रिप्लाई नहीं आता। अब क्या इतने नाराज हैं कि हमारे मैसेज का जवाब भी ना दो? वो फिर से मैसेज करती है और वेट करने लगती है मगर कोई रिप्लाई नहीं आता। जारी है। चैप्टर 35। गौरी ने शिव को मैसेज कर उसके रिप्लाई का वेट करने लगी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया तो गौरी ने फिर से एक मैसेज कर दिया। अच्छा बाबा, सॉरी, देखिए हम कान पकड़कर आपसे माफी मांगते हैं। हमने उस रात आपको बहुत परेशान किया, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। वो तो हम नशे में थे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, और थैंक यू हमें हर पल संभालने के लिए। गौरी मैसेज टाइप करती है और साथ में कुछ क्यूट से चेहरे वाले इमोजी भी सेंड कर देती है। वो फिर से रिप्लाई का वेट करने लगती है, मगर इस बार भी बहुत देर तक रिप्लाई नहीं आता। हद हो गई अब तो। देखिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं तो चुपचाप शराफत से हमें माफ कर दीजिए, वरना हम ना आपसे बहुत बुरे वाले नाराज हो जाएंगे और आपसे कभी बात नहीं करेंगे। फिर ना आप हमारी आवाज सुनने को भी तरस जाओगे, और साथ साथ हमारी शक्ल देखने को भी तरस जाओगे, क्योंकि हम आपके सामने फिर कभी नहीं आएंगे। उसके बाद कितना भी मनाओगे भी ना तो हम नहीं मानेंगे। इसलिए कह रहे हैं ये अड्डू शिव सिंह से ना हमारे क्यूट वाले ठाकुर साहब बन जाए और हमें माफ कर दीजिए, और एक बार हमसे बात कर लीजिए। जब तक आपका रिप्लाई नहीं आता हम जागते रहेंगे। हम वेट कर रहे हैं, चाहे सारी रात ही हमें जागना क्यों ना पड़े। गौरी ने इतना लिखकर इस बार फिर मैसेज सेंड कर दिया और मुंह बनाकर रिप्लाई का इंतजार करने लगी। इधर शिव जब से घर आया था, फ्रेश होकर स्टडी रूम में बैठे कुछ काम करने लगा। इस बीच यशोदा जी उसके पास आए, कुछ सवाल पूछे मगर अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो जाने लगी। ये देखकर शिव ने उनका हाथ पकड़ सामने वाली चेयर पर बैठा लिया। सॉरी माँ, शिव ने आहिस्ता से कहा। बेटा क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? और तू कल था कहाँ? तू ठीक तो है ना? यशोदा ने प्यार से शिव के गाल को छूकर कहा। माँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करो, बस काम की वजह से स्ट्रेस है। और मैं घर नहीं आया तो क्या हुआ? आप तो जानती हैं कि काम की वजह से कई बार बाहर रहा हूँ। हाँ जानती हूँ, मगर तब मुझे पता होता है कि तुम कहाँ गए हो। ऐसे बिना बताए बेटा घर ना आए तो माँ को तो चिंता होगी ही ना। माँ, शिव ने उनकी हथेली थामते हुए कहा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पूछूंगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मन में कोई बात हो तो अपने मन की बात बोलकर हल्का हो जाना चाहिए। माँ ऐसा कुछ नहीं है, तू सच कह रहा है। यशोदा ने गहरी नजरों से उसे देखा तो शिव इधर उधर देखने लगा। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जब होगा तो आपसे जरूर बताऊंगा। शिव ने बिना यशोदा की ओर देख कहा। ठीक है, और बता तेरा काम कैसे चल रहा है? और गौरी वो कैसी है? मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा था उससे मिलने आने के लिए लेकिन नहीं आई। तेरे ही डर से नहीं आएगी होगी, यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन गौरी का नाम सुनकर शिव की बेचैनी बढ़ गई। शिव ने बेचैनी से कहा, माँ आप क्यों उस लड़की के बारे में बात कर रही हैं? और आप जानती हैं कि मुझे स्टाफ का घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं, तो प्लीज उससे ना ही बुलाएं तो बेहतर है। इसका मतलब मैं सही हूं, तेरे डर से ही नहीं आई वो मुझसे मिलने। तू क्यों उस पर गुस्सा करता है? वो तो कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है, उसे देख जाने क्यों मन को खुशी मिलती है, यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शिव ने तुरंत कहा, माँ आपको गलतफहमी है कि वो मुझसे डरती है। वो मुझसे नहीं डरती, बल्कि अलग अलग और अजीब अजीब नामों से मुझे बुलाती है। गुस्सासुर, भस्मासुर, अड्डू, कड़वा करेला और पता नहीं क्या क्या। प्रश्नवाचक चिन्ह।
कोई मासूम वासूम नहीं है वो, और बातें तो इतनी करती है कि आप सुनते सुनते थक जाए, लेकिन वो बोलते नहीं थकेगी। बिल्कुल बच्चों सी शरारतें करती है। अभी कल रात ही अपनी शरारतों से मुझे परेशान कर दिया था उसने। बारिश में बच्चों की तरह खुद भी भीगी और मुझे भी अपने साथ भीगने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपने साथ चाय भी पिलाई। कमाल की लड़की है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती है। गौरी की हरकतें याद कर शिव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यशोदा बड़े गौर से शिव को देखने लगी। उसके चेहरे पर आते जाते भावों को समझने की कोशिश करने लगी। गौरी के बारे में बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो यशोदा जी से नहीं छुप सकी। कैसे छिपती आखिर माँ जो है। फिर कुछ सोच वो भी मुस्कुराने लगी। क्या कहा तुमने, तुम बारिश में भीगे? और चाय? तुम तो कभी चाय नहीं पीते। यशोदा ने जानबूझकर शिव की बात बीच में ही काटकर कहा तो शिव गौरी के ख्यालों से बाहर आया, और उसे समझ आया कि वो यशोदा के सामने क्या बोले जा रहा था। वो संभलते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, वो ऐसे ही मुंह से निकल गया। अच्छा, मुंह से निकल गया? ये कल रात का सच है? यशोदा ने उसे देखते हुए कहा। तो शिव ने बात बदलते हुए कहा, माँ आप जाकर सो जाए, बहुत रात हो गई है। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू गौरी को मुझसे मिलवाने यहाँ ले आएगा। माँ, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन उससे बोल दूंगा कि वो आपसे मिल ले। अब ठीक है, शिव ने फाइल में देखते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब तू भी सो जा, यशोदा जी ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। शिव भी अपने कमरे में आया। बिस्तर पर लेटते हुए उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और देखने लगा। गौरी के इतने सारे मैसेज देख शिव हैरान हो गया। ये लड़की रात में भी चैन से नहीं रह सकती। अब तक जाग रही है, और अब ये क्या बचपना है। जब तक रिप्लाई नहीं करूंगा तब तक जागती रहेगी। सच में बिल्कुल बच्ची है। शिव खींचकर खुद से ही बोला और फोन वापस टेबल पर रख आंखें बंद कर ली। मगर कुछ देर बाद उसने अपना मोबाइल फिर से उठाया और मैसेज दोबारा पढ़ने लगा। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो आप हमारी आवाज सुनने को तरस जाओगे। फिर कभी सामने नहीं आऊंगी आपके। उसने जब वो लाइन पढ़ी तो उसके दिल में जैसे एक टीस उठी। फिर अपना सर झटक खुद से ही बोला, ये माफी मांग रही है या धमकी दे रही है? जागती रहे रात भर, मुझे क्या। फिर से फोन रख दिया। अचानक उसकी नज़र टेबल पर रखे अलार्म क्लॉक पर गई। उसमें रात के 1 बज रहे थे। अगर वो पागल लड़की अब तक सच में जाग रही हो तो, ओह गॉड, ये लड़की कुछ भी कर सकती है। ये सोच शिव ने गौरी को कॉल लगा दिया। उधर से एक रिंग में ही कॉल रिसीव हुआ। जैसे गौरी फोन हाथ में लिए इसी इंतजार में बैठी हो कि कब उसे शिव फोन करे। उधर से शिव की सख्त आवाज आए, हेलो मिस गौरी, क्या बचपना है ये? हेलो ठाकुर साहब। गौरी की मीठी सी आवाज आए। उसकी आवाज मानो शिव के कान में शहद घोल रही हो। गौरी के कहे ठाकुर साहब ने जाने कौन सी कशिश थी कि शिव की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई, और वो उस मधुर आवाज में कहीं खोसा गया, जैसे ये शब्द और ये आवाज सुनने के लिए जाने कब से तरस रहा हो। ठाकुर साहब, गौरी ने दोबारा कहा। तो शिव अपने होश में आया। शिव ने संभलते हुए बस इतना कहा, हम जानते थे आप हमें फोन जरूर करेंगे, लेकिन आपने इतनी देर क्यों कर दी फोन करने में? गौरी शिकायती लहजे में बोली, वो मैं स्टडी रूम में था और फोन यहाँ कमरे में था। शिव ने सौम्यता से कहा। इस वक्त वो अपना गुस्सा, नाराजगी सब भूल गया था। ओह अच्छा, हमें तो लगा आप हमसे नाराज हो गए। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं हूं मैं तुमसे नाराज। शिव ने कहा, आप सच कह रहे हैं? गौरी ने चाहते हुए कहा, हाँ थैंक यू ठाकुर साहब, हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। जब आप नाराज हो गए थे ना तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया है हमारे आसपास। लेकिन अब सब ठीक है, और आपने उस रात हमारी शरारतें झेली। आपने हमें संभाला, हमें उस राक्षस रंजीत से बचाया। उसके लिए जितना थैंक यू करूं कम है। गौरी बोलते बोलते भावुक हो गई। इट्स ओके गौरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। शिव ने सधी आवाज में कहा। ऐसे कैसे कोई बात नहीं है, हमें सब याद आ गया है। हमने आपको कितना परेशान किया, और आपने हमारी हर बात मानी, हर जिद पूरी की। गौरी के मुंह से ये सुन शिव का दिल धड़क उठा। जारी है चैप्टर 36। गौरी के मुंह से रात के बारे में जानकर शिव का दिल धड़क उठा। इसका मतलब इसे सब याद आ गया। शिव मन में ही बोला, हमें सब याद आ गया।
एक एक बात एक एक पल, गौरी ने कहा। वो जैसे ही आगे कुछ बोलती उसके पहले शिव ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, गौरी गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है, बाय। शिव ने तुरंत कॉल कट कर दिया। कॉल कटते ही गौरी फोन को घूरने लगी। इन्हें क्या हुआ, एकदम से फोन काट दिया। शायद सच में नींद आ रही होगी, गौरी ने खुद से कहा। फिर वो भी बिस्तर पर आंखें मूंद सोने लगी। शिव से बात करके वो बहुत खुश है। उसके चेहरे पर एक सुकून सा था। लेकिन शिव बेचैन था। वो बेचैनी से बिस्तर पर करवट बदलने लगा। उसे नींद ही नहीं आ रही था। बार बार गौरी के कहे शब्द की हमें सब याद आ गया है। याद कर उसका दिल धड़क उठता। कुछ देर बाद शिव उठा और अपनी अलमारी से एक बॉक्स निकाला। उसमें खूबसूरत पायल है। उसे छूकर शिव ने कहा, ये मैं तुम्हें देना चाहता था, लेकिन कभी दे ना सका। वो मौका कभी महादेव ने मुझे दिया ही नहीं। अब तक लगता था सब शांत है, मगर एक बार फिर से मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। वो लड़की मेरी शांत सी जिंदगी में तूफान बनकर आई है। डर लगता है कि कहीं ये तूफान मुझे कहीं दूर ना ले जाए तुमसे। मेरे मन में जो भावनाएं जाग रही हैं इन्हें मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं। उसका आसपास रहना क्यों अच्छा लगता है। जब वो सामने ना हो तो आंखें उसे ही ढूंढती है। ऐसा क्यों है, किससे पूछूं मैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं है इन सवालों का। और वो माधव, वो तो कुछ भी बोलता है। शिव उस पायल से बातें करते हुए बोला। कुछ देर बाद वो फिर से पायल अलमारी में रख देता है और बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करता है। आज सुबह से ही गौरी बहुत खुश है। उसके ठाकुर साहब ने रात में उससे बात जो की थी, वो गुनगुनाते हुए ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो, और गुनगना किस खुशी रही हो। सुमन ने गौरी को आईने में देखकर कहा। अरे हम ना आज बहुत खुश हैं, गौरी ने पलटकर चाहते हुए कहा। और वो क्यों, सुमन ने उसकी आंखों में देख कहा। वो ठाकुर साहब हैं ना, उन्होंने ने हमसे रात में बात की थी, गौरी ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन सुमन के चेहरे के भाव गहरे हो गए। क्या रात में? हाँ, गौरी ने खुशी से गर्दन हिलाकर कहा। ठीक है, चल ऑफिस के लिए देर हो रही है, सुमन ने फीका मुस्कुराकर कहा। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो, गौरी ने पूछा। सुमन जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो चलो जल्दी चलो। गौरी मुस्कुराते हुए अपना पर्स लेकर आगे आगे चलते हुए बोली। सुमन उसके पीछे सोचती हुई जाने लगती है। दोनों ऑफिस पहुंचती हैं। सुमन अपनी रिसेप्शन की डेस्क पर जाते हुए बोली, चल मैं अपना काम संभालती हूं और तू भी जाकर अपना काम संभाल। सुमन आकर अपनी चेयर पर बैठ गई और गौरी उसे बाय बोल लिफ्ट की ओर चली आई। वो लिफ्ट आने का वेट करने लगती है। तभी शिव वहां आया और साथ में माधव भी है। गौरी तुम हमारे साथ ही आ जाओ, माधव की आवाज से गौरी ने पीछे मुड़कर देखा, जहां माधव के साथ शिव भी खड़ा था। शिव को देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, मगर शिव एक बार भी उसको नहीं देखता। नहीं सर, हम इसी लिफ्ट से चले जाएंगे, वरना कोई फिर से नाराज हो जाएगा। वो शिव की ओर देख मुंह बनाकर बोली। कौन? माधव ने भी जानबूझकर पूछा, इससे पहले कि गौरी कोई जवाब देती। उसकी लिफ्ट आ गई और गौरी उसमें चली जाती है, मगर उसकी नजरें अब भी शिव पर ही होती है। माधव भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा है। लिफ्ट में आकर शिव ने माधव को घूरते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुझे उसे इस लिफ्ट में आने के लिए बोलने की? तो क्या हुआ, अब वेट करने से तो अच्छा ही था कि वो हमारे साथ ही आ जाती, माधव ने सफाई देते हुए कहा। लुक माधव, तुम जो कर रहे हो, जो चाहते हो और जो सोच रहे हो, वो कभी नहीं हो सकता। तो सुधर जाओ, वरना किसी दिन बहुत पिटोगे मुझसे, शिव उसे घूरते हुए बोला। और मैं क्या करना चाहता हूँ? माधव ने अपनी दोनों भवें उचकाते हुए पूछा तो शिव गुस्से से उसे घूरने लगा। माधव ने अपने दांत दिखा दिए। लिफ्ट 10th फ्लोर पर आकर रुक गई। शिव ने एक नज़र माधव को देखा और अपना सर झटककर बाहर आ गया। माधव भी उसके पीछे आने लगा। शिव अपने केबिन में जाने से पहले एक नज़र गौरी के केबिन की ओर देखता है, फिर अपने केबिन आ जाता है। गौरी सुबह से ही शिव के केबिन में जाने के मौके तलाश रही थी, मगर उसे मौका ही नहीं मिलता। जब से आए हैं एक बार मुझे नहीं बुलाया, जैसे इनको तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। गौरी मुंह बनाकर बोली। वो कंप्यूटर पर जोर जोर से उंगलियां चलाने लगी। कुछ देर बाद माया उसके केबिन में आकर बोली, गौरी वो मामू ने कहा,
माया ने इतना कहा ही था कि गौरी उसकी बात बीच में ही काटकर खुशी से बोली, उन्होंने हमें बुलाया है, हम अभी जाते हैं। गौरी, गौरी, मामू ने तुम्हें नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा है कि सबरवाल्स की फाइल तुम मुझे दे दो और अच्छी तरह उस प्रोजेक्ट के बारे में समझा भी दो। माया ने उसे रोकते हुए कहा तो गौरी उदास हो गई। ओह अच्छा, ठीक है, अभी समझा देती हूँ। तुम बैठो, गौरी बुझे मन से कहती है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? माया उसका उदास चेहरा देख बोली। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गौरी ने गर्दन हिलाकर कहा। अभी कुछ देर पहले तो तुम खुश थी, अब उदास हो गई। माया ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आओ बैठो ना, गौरी ने कहा तो माया बैठ गई। गौरी को बस एक बार शिव से मिलना था, या यूं कह लो शिव को एक बार देखने की तड़प थी उसे। ऐसा क्यों था ये उसे खुद पता नहीं था। वो सुमन के साथ लंच के लिए आई, उस समय भी वो खामोश थी। गौरी तू आज इतनी चुप चुप क्यों है? सपना ने कहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम ठीक हैं, गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर सुमन ने गौरी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसे गौरी की उदासी समझ आ रही थी। उसने कुछ ना कहना ही ठीक समझना। लंच के बाद गौरी अपने केबिन में आई। कैसे हैं ये ठाकुर साहब? एक बार जो अपनी गुफा में घुस गए तो घुस गए, बाहर ही नहीं आते। सुबह से शाम होने को आ गई, अब क्या करें? हमें तो मिलना है बस एक बार। गौरी मुंह बनाकर सोचने लग जाती है। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए एक फाइल उठाई और शिव के केबिन के दरवाजे पर नॉक करने लगी। मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। उसने फिर से नॉक किया, इस बार भी आवाज नहीं आई। आखिर में वो अंदर ही आ गई, मगर केबिन में कोई नहीं है। कहाँ चले गए? गौरी खुद से ही बोली। फिर शिव के चेयर के पास आए और मुस्कुराते हुए चेयर को छूने लगी। वो चेयर से बोली, ये चेयर कहाँ है तुम्हारे सर? कुछ सोच उसने चेयर की बैक से लगा शिव का ब्लेजर निकाल खुद पहन लिया और शिव की एक्टिंग करते हुए थोड़ी भारी आवाज में बोली, आज के बाद इसको आंख उठाकर देखा भी ना तो जान ले लूंगा तेरी। ये बोल गौरी मुस्कुराने लगती है। और क्या कहा था आपने? वो अपनी उंगली माथे पर लगाकर सोचने लगती है। हाँ, याद आया, इस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। शिव प्रताप सिंह का समझे। दिशुम, दिशुम, क्या मारा था आपने उसे? आप गुस्से में कितने जबरदस्त लग रहे थे। गुस्सा कितना सूट करता है आप पर, हाय। गौरी मुंह बनाकर कहती है। गौरी फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि हम पर सिर्फ आपका हक है? ये समझ नहीं आया हमें, पूछना पड़ेगा आपसे। इतने में केबिन में ही बने शिव के रेस्ट रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुलता देख गौरी घबराकर टेबल के नीचे छुप जाती है। शिव केबिन में आता है। यहां तो कोई नहीं है, फिर आवाज कहां से आ रही थी? शिव खुद से ही बोला। केबिन में नजरें घुमाकर देखने लगा। ये सुन गौरी धीरे से बोली। चैप्टर 37। गौरी जब शिव के केबिन में आई तो शिव वहां नहीं था, लेकिन शिव अपने केबिन के रेस्ट रूम में ही था। गौरी जब चेयर से बदब रही तब शिव उसकी आवाज सुन अंदर आया। उसे देख गौरी टेबल के नीचे छिप गई। शिव चारों ओर नजरें घुमाकर बोला, कौन है? सामने आओ। लेकिन गौरी मुंह में नाखून चबाते हुए सोचने लगी, अब क्या करें? आज तो पक्का हमें इन शिव की तीसरी आंख से भस्म होने से कोई नहीं बचा सकता। गौरी की आवाज सुन शिव मन में बोला, गौरी, ये तो उसी की आवाज है। वो जल्दी से चेयर के पास आया। गौरी को टेबल के नीचे छिपे देख हैरानी से बोला, तुम? हाँ, हम। गौरी मासूम सा मुंह बनाकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिव उसे घूरते हुए बोला, वो हम ना आपसे मिलने आए थे, लेकिन आप तो यहाँ थे नहीं और फिर अचानक से आप आ गए और आपको देखकर हम घबरा गए, तो यहाँ छिप गए। गौरी क्यूट सा फेस बनाकर बोली, लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? ये बताओ, ऐसा क्या काम था? और तुम यहाँ नीचे निकलो, पहले यहाँ से बाहर निकालो, शिव ने इस बार सख्ती से कहा। तो गौरी मुंह बनाते हुए बाहर आने लगी। उठते हुए उसका सिर टेबल से टकरा गया। उसके मुंह से निकला। ये देख शिव घबरा कर उसके पास आया। वो घबराहट से उसका सिर सहलाते हुए बोला, लग गई ना? बहुत जोर से लगी क्या? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? और ये क्या हरकत थी? ऐसे छिपने की क्या जरूरत थी? शिव को खुद के लिए इतना परेशान देख गौरी एकटक उसे देखने लगी। इस वक्त वो शिव के बहुत करीब थी, इतनी करीब कि शिव धड़कनों का शोर वो आसानी से सुन पा रही थी। वो मुस्कुराते हुए शिव की देखे जा रही थी और शिव परेशान सा उसका सिर सहला रहा था। हम ठीक हैं ठाकुर साहब,
इतने जोर से भी नहीं लगी। गौरी ने आहिस्ता से कहा। शिव जैसे होश में आया, उसका ध्यान गौरी पर गया। खुद को गौरी के इतने करीब देख तुरंत गौरी को छोड़ उससे थोड़ा दूर हुआ और पलटकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब बोलोगी? वो गुस्से से तेज आवाज में बोला। उसकी गुस्से से भरी आवाज सुन गौरी सहम गई। वो अपनी जगह खड़ी रह गई और कुछ बोल नहीं पाती। शिव पलटकर उसके पास आया। बोलो, चुप क्यों हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। वो सुबह से आपको देखा नहीं था, तो हमारा मन नहीं लग रहा था, और आप भी बाहर नहीं आ रहे थे, तो हमने सोचा हम ही आपसे मिल लें। गौरी शिव की आंखों में देखते हुए सब सच बोल गई। ये सुन शिव हैरान रह गया। उसने उसकी बाहें कसकर पकड़ी और गुस्से से पूछा, क्या कहा? ये सुन गौरी को ख्याल आया कि वो क्या बोल गई। नहीं, कुछ नहीं, हमारा मतलब है कि। गौरी इतना बोली कि शिव ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, और आज के बाद जब तक मैं ना बुलाऊं, मेरे केबिन में मुझसे बिना पूछे मत आना। और तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहो, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। क्यों बार बार मेरे सामने चली आती हो? मुझसे जितना दूर रहोगी, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। समझी? तुम अब जाओ यहाँ से, जाओ। शिव ने चिल्लाते हुए कहा तो गौरी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए ही कहा, हमें छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। ये सुन शिव को ख्याल आया कि उसने गौरी की बाहें कसकर पकड़ रखी हैं। उसने तुरंत गौरी को छोड़ दिया और उसकी ओर पीट कर खड़ा हो गया। गौरी रोते हुए बोली, आप यही चाहते हैं ना कि हम आपके सामने ना आए? अब नहीं आएंगे, आप चाहोगे तब भी नहीं। गौरी केबिन से जाने लगी। शिव आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। गौरी ने डोर खोला ही था कि नजर खुद पर गई। उसने शिव का ब्लेजर पहना हुआ था। वो वापस मुड़ी और ब्लेजर निकाल शिव के पास आए। शिव उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। ये आपका? सॉरी, वो ब्लेजर दिखाकर बोली और चेयर के पीछे आकर ब्लेजर लगाने लगी। ऐसा करते हुए उसकी उंगलियां शिव के कंधे से छू गई। शिव ने पलटकर उसे देखा और बोला, व्हाट द? सॉरी, गौरी ने डरते हुए कहा। उसका आंसुओं से भरा चेहरा देख शिव को बहुत तकलीफ हुई। उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। गौरी रोती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही शिव ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा, जिससे टेबल का कांच टूट गया। उसके टुकड़े शिव की हथेली में चुभ गए। उसके हाथ से खून बहने लगा। इधर गौरी अपने केबिन में आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसको शिव का ऐसा बर्ताव समझ नहीं आया। उसका कहा एक एक शब्द गौरी को चुभ सा गया। हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो उन्होंने हमसे ऐसी बात की? अब हम कभी नहीं आएंगे उनके सामने। हम ये नौकरी भी छोड़ देंगे। गौरी रोते हुए बोली। उसने अपने आंसू पोंछ अपना बैग लिया और केबिन से बाहर आ गई। उसे बाहर गुप्ता जी मिल गए। गौरी, बेटा आप कहीं जा रही हो? गुप्ता जी ने पूछा। जी, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए घर जा रहे हैं। गौरी ने कहा। अच्छा ठीक है, जाओ। आपको कोई काम था? गौरी ने पूछा। हाँ था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप घर जाओ, कल देखते हैं। गुप्ता जी ने मुस्कुराकर कहा तो गौरी वहां से चली गई। नीचे रिसेप्शन पर सुमन अपना सिर कंप्यूटर में गड़ाए कुछ काम कर रही थी। तभी किसी की आवाज आई। हेलो मिस, क्या मैं शिव प्रताप सिंह से मिल सकता हूँ? आपके पास अपॉइंटमेंट है? सुमन से बिना देखे ही पूछा। अपॉइंटमेंट? और मैं? उस लड़के ने हैरानी से कहा। हाँ, क्यों? आपको पता नहीं किसी के ऑफिस में उनसे मिलने से पहले अपॉइंटमेंट ली जाती है? सुमन ने इस बार नजरें उठाकर सामने देखा तो उसके सामने एक 27-28 साल का हैंडसम सा लड़का खड़ा था। गोरा रंग, 5 फीट 11 इंच हाइट, चेहरे पर मुस्कान। वो सुमन को ही देख रहा था। हाय, आई एम मयंक, उस लड़के ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर कहा। जी होंगे आप मयंक, मैं क्या करूं? अगर आपको सर से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेनी होगी। सुमन ने टेढ़ा मुस्कुराकर कहा। इम्प्रेसिव, ये पहली लड़की है जिस पर मेरे चार्म का जादू नहीं चला, मयंक ने खुद से ही कहा। तब तक गौरी नीचे आ जाती है। सुमन ने उसे देख कहा, गौरी तू कहाँ जा रही है? ये सुन मयंक ने भी पीछे मुड़कर देखा। गौरी को देख उसकी आंखें गौरी पर ही ठहर जाती है। वाह, व्हाट अ ब्यूटी, मयंक आहिस्ता से बोला। सुमन जल्दी से डेस्क से बाहर आए और गौरी को रोककर पूछा, गौरी क्या हुआ, तू कहाँ जा रही है? गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा और उसके गले लग एकदम से रोने लग गई।
उसे ऐसे रोता देख सुमन परेशान हो गई। वो उसका सिर सहलाते हुए बोली, गौरी, गौरी, चुप हो जा, क्या हुआ मुझे बता। वो ठाकुर साहब है ना, उन्होंने ने हमें फिर से डांटा। गौरी सिसकते हुए बोली, तुमने क्या किया इस बार। सुमन बोली, कुछ भी तो नहीं, पता नहीं क्यों हम पर हर समय अपना गुस्सा उतारते रहते हैं। अब हम ना कभी नहीं आएंगे उनके सामने, कभी नहीं। गौरी सिर हिलाकर बोली, अच्छा ठीक है, अब शांत हो जा, ये ले पानी पी। सुमन उसे पानी दिया। गौरी पानी पी लेती है। अब हम घर जा रहे हैं। गौरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, तू रुक, मैं भी चलती हूँ। सुमन बोली, नहीं तुम अपना काम करो, हम चले जाएंगे। गौरी ने मना करते हुए कहा और जाने लगी। सुमन ने उसे जाते हुए देख कहा, मैंने पहले ही कहा था गौरी कि तुम सर से दूर ही रहो, लेकिन तुम नहीं मानी। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। मयंक की नजरें उन दोनों पर ही थी। सुमन के मुंह से सर सुन उसकी भौहें तन गई। उसने सुमन से पूछा, कौन है ये ठाकुर साहब जिसने इस ब्यूटी को रुलाया। ये सुन सुमन ने घूरकर उसे देखा और बोली, आपसे मतलब, आप जाए और अपॉइंटमेंट लेकर आइए सर से मिलने के लिए। ओह अपॉइंटमेंट, वेट अभी ले लेता हूँ। ये बोल मयंक अपना फोन निकलता है और शिव को कॉल करता है। शिव कॉल ने रिसीव किया तो मयंक बोला, हेलो मामू, आप ऑफिस में हो। मयंक ने शिव से पूछा, हाँ ऑफिस में हूँ। क्यों। वो मैं आपसे मिलने आया था, लेकिन आपके रिसेप्शन पर मुझे ये कहकर अंदर नहीं जाने दे रहे कि मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। व्हाट, तुम रुको अभी कॉल करता है। ये बोल शिव ने रिसेप्शन पर फोन किया और मयंक को अंदर आने के लिए कहा। सुमन फोन रखकर मयंक को घूरकर देखते हुए बोली, आप बता नहीं सकते थे कि आप कौन है, मैं आपको रोकती ही क्यों। इस पर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, रिलैक्स बेबी, जस्ट चिल, मैं ऐसा ही हूँ। मयंक वहां से मुस्कुराते हुए चला गया और सुमन गुस्से से उसे जाते हुए देखती रह गई। जारी है चैप्टर 38। गौरी रोते हुए ऑफिस से बाहर आए। उसे बाहर पार्किंग में शिव की कार नजर आती है। उसन गुस्से से अपने आंसू पोंछे और गाड़ी के पास आए और बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी के पिछले टायर्स की हवा निकाल दी। ये है हमें डांटेंगे की सजा, गौरी खुद से बोली और टायर पर 2-3 लात गुस्से से मारकर वहां से जाने लगी। मगर कुछ सोच वो वापस आए और अपनी पस से कटर निकल टायर्स को पंक्चर कर देती है। अब करिए गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है ना आपको। गौरी ये बोल वहां से चली गई। मयंक शिव के केबिन में आया। शिव परेशान सा अपनी चेयर पर बैठा है। मामू, मयंक मुस्कुराते हुए अंदर आया। मयंक तुम कब आए बंगलौर से। शिव चेयर से उठते हुए मुस्कुराकर बोला, सुबह ही आया मामू। उसके बाद पापा ने कुछ लेक्चर सुनाए, मम्मी ने ढेर सारा दुलार किया और नानी जी ने बहुत सारी टेस्टी डिशेस खिलाई। अब आपके पास आ गया, मयंक ने मुस्कुराकर कहा और शिव के गले लग गया। कुछ देर बाद शिव उससे अलग हुआ और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, मैं तो कुछ देर बाद घर ही आ जाता, तुमने तकलीफ क्यों की यहाँ आने की, आराम करते ना। अरे यार मामू, आप तो जानते हो ना पापा को, उनका बस चलता तो आज ही मुझे ऑफिस ले जाते, लेकिन मैं ही नहीं गया। माया का सही है जो आपको ज्वाइन कर लिया उसने, वरना पापा के साथ तो बहुत मुश्किल है। मयंक एक लय में बोलता जा रहा था, मगर शिव को देख एकदम चुप हो गया। शिव ने उसे घूरते हुए कहा, सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गया, आप दोनों एक जैसे ही हो। मयंक ने कान पकड़ते हुए कहा तो शिव ने फीका मुस्कुरा दिया। रुको मैं कॉफी मंगवाता हूँ। शिव ने इंटरकॉम पर फोन कर 2 कॉफी भेजने के लिए कहा था। उसी समय माधव अंदर आते हुए बोला, 2 नहीं 3 कॉफी। शिव ने 3 कॉफी बोल फोन रख दिया। मयंक माधव को देख उसके गले लग जाता है। आप कैसे हैं माधव मामा, मयंक ने मुस्कुराकर पूछा। मैं एकदम बढ़िया, माधव ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका ध्यान शिव की हथेली पर गया जिसमें चोट लगी है। माधव उसका हाथ पकड़ हैरानी से बोला, ये क्या हुआ शिव, ये तुझे चोट कैसे लगी। ये देख मयंक भी परेशान हो गया। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर शिव के पास आया, उसका हाथ पकड़कर बोला, मामू कैसे हुआ ये। अरे तुम दोनों बेकार परेशान हो रहे हो, बस हल्की सी खरोंच है, ये टेबल का शीशा टूट गया देखो, इसी से लग गई। शिव ने टूटे टेबल की ओर इशारा कर दिया। और टेबल का शीशा टूटा कैसे। माधव अपनी आंखें छोटी छोटी कर उस घूरने लगा, लेकिन शिव कोई जवाब नहीं देता और इधर उधर देखने लगता है। मयंक ने फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकाल उसकी ड्रेसिंग करने लगा। मामू अपना ध्यान रखा करो,
हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं आप जानते हो ना। मयंक ने इमोशनल होकर कहा तो शिव ने प्यार उसके गाल सहलाकर कहा, मैं जानता हूं, ये भी कोई बताने वाली बात है। तुम लोग ही तो मेरी मुस्कान हो। बेटा तुम्हारे मामू को आजकल प्यार करने वाले लोग पसंद नहीं आते। उन्हें खुद से दूर करना ही इसे अच्छा लगता है। माधव ने कहा तो शिव उसे घूरने लगा। क्या मतलब? मयंक ने असमंजस से कहा। कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है। शिव ने बात बदलकर कहा और माधव को घूरने लगा। तब तक कॉफी आ गई। तीनों ने कॉफी पी, कुछ इधर उधर की बातें की। इधर गौरी रास्ते भर बड़बड़ाती जा रही है, साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी बहे जा रहे हैं। वो ऊपर देख बोली, आपने आपने महादेव ठाकुर साहब को हमारी कुंडली में लिख दिया। सारी आपकी गलती है। कितना डांटा हमें। अरे हमने ऐसा भी तो क्या कर दिया था, बस उनका कोट ही तो पहन लिया था। उसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत थी। सब आपकी गलती है महादेव, सब आपकी गलती। गौरी चलते बडबड रही थी, तभी एक गाड़ी उसके बहुत पास से गुजरी और गौरी झटके से नीचे गिर गई। उसके हाथ में चोट लग गई। गौरी उठते हुए बोली, क्या महादेव आपको इतना बुरा लगा कि आपने हमें सजा भी दे दी? अच्छा ठीक है, नहीं आपकी नहीं, हमारी गलती है। हमको ही तो उनके कंपनी में काम करना था। हमारा सपना था उनकी कंपनी में काम करने का। तो गौरी अब भुगतो। गौरी मुंह बनाने लगी और फिर से रोने लगी। नहीं महादेव, हमारी नहीं, गलती तो आपकी ही है, क्योंकि आपने ही तो उन्हें ऐसा बनाया। गुस्सैल और एकडू शक्ल देखी है उनकी, कभी मुस्कुराहट आती ही नहीं। अगर आ भी जाए तो मुस्कुराहट खुद पछता जाए कि कैसे आदमी के होठों पर आ गई। हम आपसे पूछती हैं महादेव, आपने उनको अपना नाम तो दे दिया शिव, अरे थोड़े आप जैसे भोले भंडारी भी बना देते। गौरी जब ये सब बडबड रही थी तो आसपास से गुजरने वाले लोग उसे पागल ही समझ रहे थे। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे यशोदा जी खड़ी थी। आप? गौरी चौंक कर बोली, हाँ मैं। यशोदा जी बोली तो गौरी एकदम से उनके गले लग गई। पहले तो यशोदा जी चौंक गई, फिर प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। कुछ देर रो लेने के बाद गौरी उनसे अलग हुई। सॉरी, वो हमें ना, हमारी बूजी की याद आ गई आपको देखकर। ऐसी ही ममता की मूरत है वो। हम उनके गले लगकर ऐसे ही रोते हैं जब उदास होते हैं तो। गौरी बोली, कोई बात नहीं, लेकिन तुम उदास क्यों हो? यशोदा जी ने पूछा। ठाकुर साहब की वजह से। उन्होंने हमें इतना डांटा, वो भी बिना गलती के। गौरी एकदम से बोल गई। ठाकुर साहब? यशोदा असमंजस से बोली, अरे आपके बेटे ठाकुर शिव प्रताप सिंह। गौरी तपाक से बोली तो यशोदा जी उसे हैरानी से देखने लगी। यशोदा जी को खुद को ऐसे देखता पाकर गौरी को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई। उसने दांतों से अपनी जीभ काटी और आंखों की मीच बोली, सॉरी सॉरी माँ जी। यशोदा जी उसे ऐसे देख मुस्कुराने लगी। उन्हें मुस्कुराता देख गौरी भी मुस्कुराने लगी। चलो गाड़ी में बैठो, यशोदा जी मुस्कुराते हुए बोली। नहीं, हम चले जाएंगे, गौरी ने मना किया। तुम्हें चोट लगी है, वो भी मेरी गाड़ी से ही, यशोदा ने कहा। जी, गौरी बोली, हाँ, जब तुम महादेव से शिकायत कर रही थी तब तुम्हें मेरी ही गाड़ी से टक्कर हुई थी। तुम्हें देख मैं तुम्हारे पास आई तो देखा तुम अपने महादेव से शिव की शिकायत कर रही थी। तो सोचा मैं भी रुक कर सुन लूं कि आखिर महादेव से शिव की क्या शिकायत की जा रही है, यशोदा ने कहा। लेकिन ये सुन गौरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे मानो काटो तो खून नहीं। चलो गाड़ी में बैठो, यशोदा जी उसका हाथ पकड़ गाड़ी की ओर लाए और उसे गाड़ी में बैठ दिया। यशोदा जी भी बैठ गई। गौरी की महादेव से की गई शिव की शिकायत सुन वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। गाड़ी में खामोशी पसरी थी। कुछ देर बाद गौरी थूक गटकते हुए बोली, आपने सब सुन लिया था? हाँ, सब सुन लिया, यशोदा जी उसे घूरते हुए बोली। उनकी आंखें देख गौरी डर गई। सॉरी सॉरी माँ जी, मेरा मतलब है मैम, गौरी घबराते हुए बोली। गौरी को उसे डरते देख वो जोर से हंस पड़ी। अरे बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा बेटा ऐसा ही है, मैं जानती हूँ उसे। उन्हें हंसता देख गौरी भी धीरे धीरे हंसने लगी। आप सच कह रही है, बोली मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, यशोदा जी ने जवाब दिया। गौरी अब निश्चिंत हो गई। कुछ ही देर में वो लोग ठाकुर हवेली पहुंचे। हवेली इतनी शानदार थी कि गौरी की आंखें फटी की फटी रह गई। जारी है चैप्टर 39। यशोदा जी गौरी को अपने घर ठाकुर हवेली ले आए। इतनी शानदार हवेली देख गौरी की आंखें फटी की फटी रह गई। गाड़ी पोर्टिको में रुकी।
यशोदा के साथ गौरी भी बाहर आए। आओ अंदर आओ, यशोदा ने कहा और गौरी सिर हिलाकर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यशोदा तो अंदर चली गई, लेकिन गौरी ने जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा, दरवाजे का तोरण टूटकर गौरी के गले में गिर गया। यशोदा जी ने हैरानी से घर के मंदिर की ओर देखा और फिर गौरी की ओर। मेरा घर गौरी का इस तरह से स्वागत कर रहा है, कहीं ये आपका की संकेत तो नहीं महादेव? यशोदा मन ही मन बोली। तब तक गौरी अपने गले से तोरण निकाल यशोदा को पकड़ाते हुए बोली, सॉरी माँ जी, वो अपने आप ही टूटकर गिर गया। कोई बात नहीं, तुम आओ। यशोदा गौरी को अंदर ले आए। राजेश, फर्स्ट एड बॉक्स तो लाना। यशोदा ने नौकर आवाज लगाए। उनकी आवाज सुन जिज्ञासा भी बाहर आए। माँ क्या हुआ, आपको कहीं चोट लगी है क्या? जिज्ञासा चिंता से बोली। मुझे नहीं बेटा, इसे लगी है। ये है गौरी, यशोदा जी बोली। जिज्ञासा ने गौरी की ओर देखा। गौरी ने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ जोड़ बोली, जी प्रणाम। प्रणाम। जिज्ञासा भी मुस्कुराते हुए बोली। जिज्ञासा ने यशोदा की ओर इशारे से पूछा, कौन है? तो उन्होंने भी पलके झपका कर इशारा कर दिया कि बाद में बताती हूँ। यशोदा ने फर्स्ट एड में से दवाई निकाली। माँ मैं कर देती हूँ, जिज्ञासा ने कहा और कॉटन से गौरी का घाव साफ कर दवा लगा दी। तभी जिज्ञासा का ध्यान उसकी बाह पर गया, जिस पर काला नीला निशान पड़ा हुआ था। अरे तुम्हें तो यहाँ भी चोट लगी है, जिज्ञासा वहां दवा लगाते हुए बोली। अरे नहीं, ये तो ठाकुर साहब की वजह से हुआ है, इतनी कसके जो पकड़ा था उन्होंने हमें, देखो ना निशान पड़ गए। ऐसे भी कोई पकड़ता है क्या? गौरी फिर तपाक से बोल गई। ठाकुर साहब, जिज्ञासा असमंजस से बोली, लेकिन यशोदा जी समझ गई कि ये शिव ने किया है। वो गौरी को हैरानी से देखने लगी। नहीं, गौरी खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, नहीं कोई नहीं। गौरी तुम बताओगी शिव ने तुम पर आज इतना गुस्सा क्यों किया? यशोदा जी ने सीधा सवाल किया। अब हैरान होने की बारी जिज्ञासा की थी। वो कभी यशोदा को तो कभी गौरी को देखती। क्या पता माँ जी, हमें ना समझ ही नहीं आता। कभी कभी इतना गुस्सा करते हैं कि लगता है उनसे बुरा राक्षस इस दुनिया में कोई नहीं। ये सुन यशोदा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जिज्ञासा फटी आंखों से गौरी को देखने लगी। गौरी आगे बोली, और कभी कभी ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अभी परसों रात ही उन्होंने उस राक्षस रंजीत से हमारे मान की रक्षा की और हमें पूरी रात संभाला, लेकिन सुबह फिर से गुस्सा करने लगे। गौरी ने मासूमियत से कहा। यशोदा मन ही मन बोली, तो मतलब उस रात शिव गौरी के साथ था और आज ही देख लीजिए इतना गुस्सा किया। डांटा वो भी बिना बात के। हमारी हिफाजत भू करते हैं और हम पर गुस्सा भी करते हैं, लेकिन पता है क्या माँ जी, हमें ना ऐसा लगता है कि उनके गुस्से के पीछे ना कहीं कोई दर्द छिपा हुआ है जिसे वो अपने गुस्से से दबाने की कोशिश करते हैं। वरना दिल के बहुत ही अच्छे हैं ठाकुर साहब। गौरी बोलते बोलते रुक गई। वो यशोदा और जिज्ञासा की ओर देखने लगी जो उसे एकटक देख रहे थे। गौरी थोड़ा सा असहज हुई और उठते हुए बोली, अच्छा माँ जी अब हम चलते हैं। रुको ना बेटा, कुछ खाकर तो जाओ। यशोदा जी बोली। नहीं माँ जी, अब हम चलेंगे, वरना देर हो जाएगी। गौरी बोली। अच्छा ठीक है, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। यशोदा जी बोली। नहीं माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, मैं चली जाऊंगी। गौरी बोली। नहीं, तुम्हें ऐसे अकेले तो नहीं जाने दे सकती। जिज्ञासा। यशोदा ने जिज्ञासा की ओर देख इशारा किया। जी माँ। जिज्ञासा ने सिर हिला दिया। आओ गौरी। गौरी जिज्ञासा को लेकर बाहर गाड़ी तक आए और ड्राइवर से उसे घर छोड़ने को कहा। गौरी गाड़ी में बैठ गई। अगले ही पल कार गेट के बाहर थी। इधर यशोदा मन ही मन सोच रही थी, गौरी के गुस्से के पीछे छिपे दर्द को तुमने कितनी आसानी से जान लिया गौरी। थैंक यू बेटा मेरे बेटे को समझने के लिए। माँ ये कौन थी? जिज्ञासा बोली। शिव की सेक्रेटरी, यशोदा ने जवाब दिया। बहुत प्यारी है माँ, लेकिन शिव और सेक्रेटरी, ये कुछ समझ नहीं आया। और ये शिव को ही ठाकुर साहब बोल रही थी ना? जिज्ञासा बोली। हाँ। यशोदा मुस्कुराते हुए बोली। क्या सोच रही हो माँ? जिज्ञासा बोली। बाद में बताऊंगी, अभी जरा मेरे कमरे में चलो, कुछ काम है तुमसे, यशोदा ने कहा और जिज्ञासा उनके पीछे पीछे चली गई। इधर ऑफिस में कुछ देर बातें करने के बाद शिव ने उठते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। हाँ मामू, मयंक ने कहा। तीनों केबिन से बाहर आ गए। बाहर ही उन्हें माया मिल गई जो गौरी के केबिन से निराश सी बाहर आ रही थी। मयंक ने उसे देख आवाज लगाई, माया। मयंक की आवाज सुन वो मयंक की ओर दौड़ी और उसके गले लगते हुए बोली, भाई आप कब आए?
और यहाँ ऑफिस में कैसे? मुझे क्यों नहीं बताया? माया एक के बाद एक सवाल करने लगी। ये देख शिव और माधव मुस्कुराने लगे। बस कर, कितने सवाल पूछेगी? चल घर चलते हैं, सब बताता हूँ तुझे, मयंक ने उसके सिर पर मारते हुए कहा। भाई, क्या करते हो? मामू देखो ना भाई को, माया ने मुंह बनाकर कहा। मयंक, शिव ने उसे घूरा तो मयंक ने बात बदलते हुए पूछा। ये तेरा केबिन है? नहीं, ये गौरी का केबिन है। मैं उससे कुछ पूछने आई थी, मगर यहाँ आई तो देखा वो है ही नहीं। फोन किया तो पता चला तबीयत ठीक ना होने की वजह से जल्दी घर चली गई। माया ने एक सांस में सब बोल दिया, मगर गौरी का नाम सुनकर शिव की धड़कनें बढ़ गई, और जब ये सुना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे बेचैनी होने लगी। माधव की नजरें बराबर शिव पर ही थी। उसके चेहरे के आते जाते भावों को वो बहुत ध्यान से देख रहा था। गौरी, ये कौन है? मयंक ने पूछा। वो मामू की सेक्रेटरी है भाई। शी इज वेरी टैलेंटेड, और उतनी ही खूबसूरत, और उसकी बातें तो इतनी फनी होती है कि उसके साथ आप सारे टाइम मुस्कुराते ही रहो। दिल की बहुत ही अच्छी है गौरी, माया ने खुशी से गौरी के बारे में बताया। ओह हो, एक ही लड़की में इतनी सारी खूबियां। गुड, अब तो मिलना ही होगा तुम्हारी गौरी से। वैसे खूबसूरत से याद आया, अभी नीचे रिसेप्शन पर एक लड़की मिली जो रो रही थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी, जैसे कोई परी। कहीं वही तो नहीं तुम्हारी गौरी? मयंक ने सोचते हुए कहा। हाँ भाई, हो सकता है, लेकिन रो क्यों रही थी? माया ने सोचते हुए कहा। आई डोंट नो, वो रिसेप्शन पर जो लड़की है ना, उससे रो रोकर किसी ठाकुर साहब की शिकायत कर रही थी। मयंक ने कंधे उचका कर कहा। तो ये सुन माधव के साथ साथ माया की नजर भी शिव पर चली गई, क्योंकि माया भी जानती थी कि गौरी ठाकुर साहब शिव को ही बोलती है। अच्छा चलो, अब घर चलते हैं, बाकी बातें घर चलकर करते हैं, शिव दोनों को बीच में ही टोक कर बोला। दोनों ने सिर हिला दिया और सभी नीचे आ गए। मयंक अपनी गाड़ी के पास आता है और शिव अपनी गाड़ी के पास। माधव की नज़र जब टायर्स पर पड़ती है तो वो हैरान हो गया। पीछे के दोनों टायर्स बुरी तरह से पंक्चर थे। कुछ सोच माधव ने शिव से पूछा, आज तूने गौरी को फिर से बुरी तरह से डांटा? ये सुन शिव हैरानी उसे देखने लगा। देख क्या रहा है? बोल, तूने डांटा ना फिर से उसे? हाँ, शिव ने आहिस्ता से कहा। लेकिन तुझे कैसे पता? शिव ने पूछा। वो ऐसे ही बस गैस कर लिया। और एक बात बताऊं, तेरी गाड़ी के पिछले दोनों टायर्स पंक्चर है। माधव ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा। व्हाट? शिव ने टायर्स की ओर देखते हुए कहा। ये ड्राइवर कहाँ गया? शिव ने ड्राइवर को आवाज लगाई। ड्राइवर दौड़ते हुए वहां आया। ये कैसे हुआ? शिव गुस्से से टायर्स की ओर इशारा कर पूछा। पता नहीं साहब, मैं भी अभी देख रहा हूं, ड्राइवर घबरा कर बोला। ऐसे कैसे नहीं पता? गाड़ी की सर्विसिंग ठीक से नहीं कराते, शिव खींचते हुए बोला। माधव मंद मंद मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो समझ गया था कि ये गौरी नहीं किया है। इससे पहले कि शिव और आगे कुछ कहे, माधव बीच में ही रोककर कहा, चल हम मयंक की कार से घर जाते हैं। माधव ने उसे खींचकर वहां से ले आया। दोनों मयंक की कार के पास आते हैं। तुम जाओ और इसे ठीक करवा देना, माधव ड्राइवर से कहा। ड्राइवर चला जाता है। दोनों मयंक की कार में आकर बैठ गए। क्या हुआ मामू आपकी गाड़ी को? मयंक ने पूछा। पता नहीं गाड़ी कैसे पंक्चर हो गई, सुबह तो ठीक थी, गुस्से से बोला। ये सजा मिली है तुझे, माधव हल्के से मुस्कुराकर होठों ही होठों में बोला। क्या क्या बोला तूने? शिव ने उसे शकभरी नजरों से देखते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। और तू ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? माधव ने कहा। रिलैक्स मामू, गाड़ी है, हो जाता है कभी कभी, मयंक ने शिव को शांत कराते हुए कहा। मैं भी तो यही कह रहा था, मेरी मानता ही कहाँ है, माधव ने कहा तो शिव उसे घूरने लगा। माधव ने मुंह घुमा लिया और खिड़की से बाहर देख मुस्कुराने लगा। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच गए। जारी है चैप्टर 40। शिव मयंक और माधव के साथ घर पहुंचा। यशोदा और जिज्ञासा उन लोगों को नीचे लिविंग रूम में ही मिल गए। नानी माँ, मयंक बोला, आ गए तुम लोग, और तू मामू से मिलने की इतनी जल्दी थी कि कुछ घंटों का वेट भी नहीं किया गया तुझसे, यशोदा जी बोली। माधव ने भी यशोदा के पैर छुए। आओ माधव बैठो, यशोदा जी बोली। माधव बैठ गया। नानी माँ, बस ऐसे ही मूड फ्रेश करने के लिए चला गया था, वरना पापा मुझे अपने साथ ऑफिस ले जाते, मयंक बोला। अच्छा,
जा जाकर आराम कर। यशोदा जी मयंक के गाल छूकर बोली। ओके नानी माँ, मॉम मेरी कॉफी भिजवा दीजिए प्लीज, मयंक ने जिज्ञासा से कहा और अपने कमरे में चला गया। शिव भी अपने कमरे में जाने लगा तो यशोदा जी एकदम से बोली, शिव तूने आज गौरी पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों किया शिव? इतना सुन शिव एकदम से पलट गया और हैरानी से यशोदा को देखने लगा। माधव भी यशोदा को हैरान नजरों से देख रहा था। माँ, ये आप क्या, आपको किसने बताया ये? शिव ने उन पर गहरी निगाह डाली, फिर एकदम से बोला, आप गौरी से मिली थी। इतना बोल उसने जिज्ञासा की ओर देखा जो कि दबी मुस्कान के साथ शिव को देख रही थी। शिव, वो तो खुद यहाँ आई थी, जिज्ञासा बोली। शिव अब और हैरान हो गया। माँ, गौरी यहाँ आई थी, मेरी शिकायत करने यहाँ आई थी, मेरे घर। बड़ी ठीक लड़की है, हल्के गुस्से से बोला। गौरी ठीक ही कहती है, कितना गुस्सा करता है तू? यशोदा बोली। माँ, मैं गुस्सा करता हूँ, आपको मैं ही गलत लग रहा हूँ। उसकी हरकतें नहीं देखी आपने ने अभी इसलिए कह रही हो, और हिम्मत तो देखो, मेरी शिकायत आपसे करने मेरे घर तक आ गई। शिव बोला। शिव, वो खुद नहीं आई थी, मैं उसे लाई थी। एक्चुअली मेरी गाड़ी से उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उसे घर ले आई। शिव ने जैसे ही गौरी के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो घबरा गया। उसने बेचैनी से यशोदा से पूछा, माँ गौरी का एक्सीडेंट कैसे? अब कैसी है वो? ज्यादा चोट तो नहीं है उसे? शिव को गौरी के लिए इतना परेशान देख सभी उसे हैरानी से देखने लगे। यशोदा जी उसके चेहरे पर आए चिंता के भाव को बहुत ध्यान से देखते हुए बोली, रिलैक्स शिव, उसे हल्की सी चोट लगी है, वो ठीक है। ये सुन शिव को कुछ राहत मिली, वो शांत हुआ। यशोदा जी उसे देख आगे बोली, लेकिन बहुत परेशान थी बेचारी, सड़क पर बीचों बीच पैदल रोते चली जा रही थी। वो अच्छा हुआ कि मेरी गाड़ी थी, वरना पता नहीं कितनी चोट आती उसे। वो छोड़, तू बता तूने उसे डांटा क्यों? तेरी वजह से ही तो अपसेट थी वो, रो रो कर आंखें लाल हो गई थी उसकी। शिव ने ये सुन अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और बोला, माँ ऑफिस की बातें घर में करना मुझे पसंद नहीं, ऑफिस के मैटर मैं ऑफिस में ही सुलझा लूंगा। शिव ने यशोदा की ओर बिना देखे अपने कमरे चला गया। माधव, ये सब क्या हो रहा है? यशोदा जी ने माधव की ओर देख कहा। पता नहीं माँ जी, मगर लगता है जल्द ही कुछ होगा, माधव ने कहा तो यशोदा जी हल्के से मुस्कुरा उठी। माधव भी मुस्कुरा दिया। जिज्ञासा ने जब दोनों को मुस्कुराते देखा तो मुंह बनाकर बोली, अरे आप दोनों ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुझे भी बताइए ना, मैं भी मुस्कुराऊंगी, समय आने पर तुम भी मुस्कुराओगी, तब तक ज्यादा मत सोचो जिज्ञासा, यशोदा जी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। माँ, ये क्या बोल गई? जिज्ञासा असमंजस से बोली, मुझे नहीं पता। अच्छा मैं चलता हूँ। माधव चला गया। जिज्ञासा जाती हुई यशोदा को देख जासूसी अंदाज में बोली, माँ के मन में जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है, पता लगाना होगा। जिज्ञासा भी अपने कमरे में चली गई। इधर गौरी जब से घर आई थी बस रोए ही जा रही थी। शिव का डांटना उसे इतना क्यों बुरा लग रहा था, वो समझ ही नहीं पा रही थी। शाम से रात हो गई मगर वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, सुमन के बुलाने पर भी नहीं आई। रात के 10 बजे उसका फोन रिंग हुआ। अपनी बूजी का होगा ये सोच वो बिना देखे फोन उठा लेती है। हेलो बूजी, गौरी बोली। सामने से कोई कुछ नहीं बोलता। वो फिर हेलो हेलो बोली। सामने से कोई आवाज नहीं आई तो कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद फिर से कॉल आया। गौरी ने इस बार भी कॉल रिसीव कर हेलो हेलो बोला मगर कोई कुछ नहीं बोलता। गौरी ने इस बार भी फोन बिना देखे रिसीव किया, फिर खिंचकर बोली, अगर बात नहीं करनी तो फोन ही क्यों किया? एक तो वो ठाकुर साहब है जो हमें इतना कुछ बोल गए और एक आप है कि फोन करके भी नहीं बोल रहे। भला मोबाइल पर भी कोई ब्लैंक कॉल करता है क्या? आपको समझ नहीं आता। गौरी ने मोबाइल की स्क्रीन को देखा, उस पर प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। ओह, प्राइवेट नंबर है तो इसलिए ब्लैंक कॉल कर रहे हो। देखो तुम अगर सोच रहे हो कि हमें ऐसे तंग करके तुम बच जाओगे तो हम बता दें कि हमारे ठाकुर साहब ना तुम्हें कहीं से भी खोज निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हें, चाहे तुम कहीं भी छिप जाओ। तुम जानते नहीं हो हमारे ठाकुर साहब को, बहुत खतरनाक है वो। इतना बोल गौरी चुप हुई, मगर फिर भी सामने से कोई आवाज नहीं आती। अच्छा है अब तुम भी हमें परेशान कर लो, क्योंकि ठाकुर साहब तो वैसे भी नाराज है, अब तो हमें सामने आने से भी मना कर दिया है। यही चाहते हैं ना वो तो हम नहीं आएंगे उनके सामने, अब कभी नहीं आएंगे। एक बार फिर गौरी को रोना आ गया, उसने सिसकते हुए कहा,
उसका सिसकना सुन फोन पर सामने वाले ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी सांसों को महसूस कर गौरी तुरंत बोली, ठाकुर साहब, आप ही हो ना? गौरी के ये बोलते ही सामने वाले ने तुरंत फोन रख दिया। जारी है चैप्टर 41। गौरी ने जब सांसों की आवाज सुनी तो उसे शिव का एहसास हुआ। उसने तुरंत कहा, ठाकुर साहब आप हो ना? इतना सुन सामने वाले ने कॉल कट कर दिया। गौरी फोन की स्क्रीन को देखने लगी। हमें ऐसा क्यों लगा कि वो ठाकुर साहब ही थे? गौरी खुद से ही बोली। इधर शिव अपने कमरे की बालकनी में खड़ा अपना फोन हैरानी से देख रहा है। हाँ, गौरी को फोन शिव ने ही किया था। वो फोन देखते हुए बोला, ये लड़की किसी अनजान से ऐसे कैसे बात कर सकती है? ऊपर से ये पागल लड़की मुझे मेरे ही नाम से धमका रही है, शिव मुस्कुराते हुए बोला। और इसने तो मुझे मेरी सांसों से ही पहचान लिया। मुझे दूर रहना होगा इससे। मुझे भी क्या जरूरत थी उसे कॉल करने की? वो माँ से एक्सीडेंट के बारे सुना तो चिंता हो रही थी उसकी। लेकिन मुझे क्यों चिंता हो रही थी? शी इज जस्ट अ एम्प्लॉय। शिव खुद से ही बड़बड़ाया। क्योंकि तू उसे चाहने लगा है। पीछे से आवाज आई तो शिव पलटकर देखा, पीछे माधव खड़ा था। माधव, तुम गए नहीं? अब तक गया था बट वापस आ गया इस फाइल के लिए। मेरी छोड़ क्या बोल रहा था तू? माधव बोला। प्लीज माधव, अब फिर से वो सब मत बोलना जो तू पहले ही बोल चुका है। मैं नहीं सुनना चाहता, शिव ने बोला। ठीक है, कुछ नहीं बोलता। सिर्फ इतना बता दे कि गौरी को फोन क्यों किया तूने? वो माँ से उसके एक्सीडेंट का सुना और मैंने उसे डांटा था तो बस ठीक है या नहीं ये जानने के लिए फोन किया। शिव ने बिना माधव की ओर देखे कहा। और तुझे ये जानने की जरूरत क्यों महसूस हुई? माधव उसके सामने आकर बोला। बस ऐसे ही, शिव ने बेपरवाही से कहा। बस ऐसे ही है सब। माधव उस पर गहन दृष्टि डालते हुए आगे बोला। तू कहना क्या चाहता है माधव? शिव चिढ़ते हुए बोला। यही कि तू सच से क्यों भाग रहा है शिव? तुम मान क्यों नहीं लेते कि वो लड़की तुम्हारे दिल में वो जगह बनाने लगी है जो बरसों से खाली है? और शायद ये जगह उसी की है हमेशा से, जो उसके इंतजार में अब तक खाली थी। माधव ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे कहा। क्या बकवास कर रहे हो माधव? मैंने कितनी बार कहा है मत बोल ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ये बता, तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों है? उसके एक्सीडेंट का सुन तू इतना घबरा क्यों गया था? और इससे पहले भी तू जाने कितने ही स्टाफ मेंबर्स को डांट चुका है, लेकिन इतना अफसोस तो तूने किसी के लिए नहीं किया। माधव ने पूछा तो शिव ने नजरें फेर ली। नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेरे एक और सवाल का जवाब दे। तू क्यों उसकी बकबक सुनता रहता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती है, शिव ने कहा। और तूने कितने स्टाफ की बकबक सुनी है जरा ये बताना। कोई तेरे सामने ज्यादा बोल भी नहीं पाता, लेकिन वो बोल लेती है और तू सुन भी लेता है। ऐसा क्यों है? मैं नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता ना समझना चाहता हूं। तू जा यहां से माधव प्लीज, शिव ने लगभग चीखते हुए कहा। ठीक है, जा रहा हूं मैं, लेकिन जो मैंने कहा सोचना उसके बारे में, माधव ने कहा और वहां से चला गया। गौरी बालकनी में खड़ी अभी भी शिव के बारे में ही सोच रही है। कुछ सोच उसने अपनी बूजी को फोन लगाया। हेलो बूजी, आप कैसे हो? गौरी पूछती है। हम ठीक हैं बिटिया, आप कैसे हो? हम भी ठीक है बूजी। और फूफा जी? वो भी ठीक है। तुम बताओ, सोई नहीं अब तक? सुगंधा ने पूछा। बस सोने ही जा रहे थे, सोचा आपसे बात कर लें, गौरी बोली। क्या बात है बिटिया, उदास लग रही हो? सुगंधा ने गौरी की आवाज में छिपी उदासी महसूस कर ली। ये सुन गौरी की आंखों में रुके आंसू फिर से गालों पर लुढ़क आए। नहीं बूजी, बस आपकी याद आ रही है। आप आ जाओ ना कुछ दिन के लिए हमारे पास, गौरी ने खुद को संभाल कहा। बेटा, तुम्हारे फूफा जी को छुट्टी मिलते ही आएंगे, उसके पहले नहीं आ सकते ना? लेकिन अगर कोई परेशानी है तो बताओ, हम कल ही निकलते हैं यहाँ से। हम अपनी बिटिया को अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। तुम जानती हो ना, अपने बूजी फूफा जी की जान हो तुम, ने चिंता जताते हुए कहा। हम जानते हैं बूजी, गौरी बोली। तो परेशान क्यों हो, बोलो, सुगंधा ने पूछा। नहीं बूजी, कोई परेशानी नहीं है, कहा ना, बस आपकी याद आ रही थी, गौरी बोली। ओहो, हमारी बिटिया हमें याद कर रही है। कल को जब आप ससुराल चली जाएंगी तो क्या करेगी? सुगंधा ने मुस्कुराते हुए कहा। बूजी, हम आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम बता दे रहे हैं, गौरी ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा ठीक है, आपसे तो मत रूठो, जब समय आएगा तब देखेंगे, सुगंधा मुस्कुराते हुए बोली।
ठीक है, देख लेना, गौरी ने कहा। ठीक है, अब चलो सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना होगा ना तुमको, सुगंधा बोली। लेकिन ऑफिस का नाम सुन गौरी फिर उदास हो गई। जी बूजी, बाय, गुड नाइट, अपना और फूफा जी का ख्याल रखना, गौरी ने कहा और फोन रख दिया। हो गई बूजी से बात, अब तो तेरा मूड ठीक हो गया होगा, सुमन ने बालकनी में आते हुए कहा। उसके हाथ में 2 चाय के कप हैं। ये ले, खाना तो खाया नहीं तूने, सुमन ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाकर कहा। वो हमें भूख नहीं थी, गौरी बिना किसी भाव के बोली। कैसे होगी भूख, डांट से जो पेट भर लिया। तुझे कितनी बार कहा है उनसे दूर रह, लेकिन तू नहीं मानती। तू सिर्फ एक एम्प्लॉय है उनकी, एक एम्प्लॉय की तरह बिहेव क्यों नहीं करती, जैसे सब करते हैं। तू क्यों उनके इतने करीब जा रही है कि उनके डांटने का तुझे इतना फर्क पड़ रहा है। तू इतना हट गई, सुमन ने कहा तो गौरी उसे हैरानी से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही है, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो तेरे सामने आए या ना आए, वो तुझसे बात करे या ना करे। तू अपने काम से काम रख, जैसे बाकी के लोग रखते हैं। जब उन्हें जरूरत होगी वो खुद ही तुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, सुमन ने उसे समझाते हुए कहा। शायद तुम ठीक कह रही हो सुमन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब से हम ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे तुम कह रही हो। लेकिन पता है क्या, मुझे ना फर्क पड़ता है जब वो मुझे ना दिखे, जब वो मुझसे बात ना करे। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, गौरी ने खोए हुए ही कहा। तो ऐसा क्यों है, तुझे अपने इन सवालों के जवाब खुद से ही ढूंढना होगा गौरी। लेकिन तब तक जैसा मैं कह रही हूं, तू वैसे ही रहेगी ऑफिस में, बस अपने काम से काम रखना, समझी, सुमन ने ताकीद दी। हाँ, अब से हम ऐसे ही रहेंगे, और वैसे भी उन्होंने ने हमें अपने सामने आने से मना किया है, तो हम उनके सामने भी नहीं जाएंगे। हमें दूर रहने के लिए कहा है ना, तो अब दूर ही रहेंगे हम उनसे, गौरी ने थोड़ा उदासी से कहा। गुड, ये है मेरी गौरी, जो किसी से नहीं डरती और अपने इरादे की पक्की, सुमन ने उसे गले लगाते कहा। गौरी बोली। अब सोएं, सुमन ने कहा तो गौरी ने हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों मुस्कुराते हुए बालकनी से कमरे में आ गई। आज मैं यही सोती हूँ तेरे पास, सुमन ने कहा और दोनों बिस्तर पर आंखें मूंद सोने की कोशिश करने लगी। जारी है चैप्टर 42। सुबह का समय, शिव की हवेली। शिव के घर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे हैं। भैया, लंदन वाले प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है, रुद्र ने शिव से कहा। ठीक है, तुम आज मेरे साथ ही ऑफिस चलो, शिव ने बिना किसी भाव के कहा। नहीं भैया, अभी नहीं, मैं लंच के बाद आता हूँ, रुद्र बोला। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, शिव ने कहा और नाश्ता करने लगा। भैया, आपने मेहराज की फाइल देखी, रुद्र ने जैसे ही इतना कहा तो जिज्ञासा ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा। तुम दोनों चुपचाप अपना नाश्ता करो, काम की बातें ऑफिस में। सॉरी दी, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा किया दी, जो आपने इन्हें बीच में ही रोक दिया, वरना ये डाइनिंग टेबल कॉन्फ्रेंस रूम का टेबल बन जाता, नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा और रुद्र को देख मुंह बना दिया। सही कहा नीलिमा, इन दोनों को तो बस काम ही दिखाई देता है। रुद्र तो फिर भी ठीक है, लेकिन शिव, इसे तो कोई नहीं समझा सकता, जिज्ञासा ने शिव की ओर देखकर कहा तो सभी मुस्कुरा दिए। दी, काम में तो हमारे जीजा जी भी बिजी रहते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं कहती, रुद्र ने सत्यवीर की ओर इशारा करके कहा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिए। अरे भाई, अब मुझे क्यों इस बहस में खींच रहे हो, मैं तो अपनी पत्नी जी की हर आज्ञा का पालन करता हूँ। क्यों जिज्ञासा, सही कहा ना, सत्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा तो जिज्ञासा उन्हें आंख दिखाने लगी। अरे जीजू, आप लोगों का रोमांस तो चलता रहता है, इट्स गुड, लेकिन दी, आपको नहीं लगता कि अब भाई साहब को भी शादी कर ही लेनी चाहिए? फिर देखना, समझाने वाली इन्हें भी समझा देगी कब क्या काम करना चाहिए। क्यों भाई साहब, नीलिमा ने कहा तो शिव ने उसे एक नजर देखा, फिर उठते हुए बोला। माँ, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। ये देख रुद्र ने नीलिमा को घूर के देखा, नीलिमा बस टेढ़ा मुस्कुरा कर रह गई। शिव बैठ, यशोदा ने कहा तो शिव बैठ गया। नीलिमा ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना, सही तो कह रही है, तू कब तक ऐसे, यशोदा बोली। माँ, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, शिव ने उनकी बात बीच में काट कर कहा। शिव, यशोदा बोली। माँ प्लीज, शिव ने कहा। अच्छा ठीक है, तू मुझे ये बता, गौरी से माफी मांगने वाला है या नहीं, यशोदा ने बहुत प्यार से पूछा।
गौरी का नाम सुनकर कर शिव एक बार फिर बेचैन हो गया। लेकिन वहीं बैठे मयंक के कान खड़े हो गए। शिव मन में सोचने लगा कि यशोदा को क्या जवाब दे। अभी कल ही तो उसने उससे खुद से दूर रहने के लिए कहा और सामने ना आने के लिए भी कहा था, तो किस मुंह से खुद उसके सामने जाकर उससे माफी मांगता। बेटा कहाँ खो गया, बोल ना। उसे इस तरह से सोचता देख यशोदा ने पूछा। तो शिव अपने ख्यालों से बाहर आया। माँ, मैंने उसे कुछ नहीं कहने वाला। ना कहूंगा। अगर आपको उसके लिए इतना बुरा लग रहा है तो आप कॉल कर लो और चाहो तो फिर से बुला लो यहाँ। नंबर माया से ले लेना। अब मैं चलता हूँ, शिव ने सपाट लहजे में कहा और यशोदा की कोई बात बिना सुने वहां से चला गया। ये लड़का भी जाने कब समझेगा, यशोदा ने खुद से ही कहा। तुम्हें क्या जरूरत थी भैया से शादी के लिए कहने की, रुद्र ने नीलिमा से थोड़े सख्ती से कहा। लो, अब मैंने क्या गलत कहा, उनके भले के लिए ही तो कहा। कब तक ऐसे रहेंगे, उनके छोटे भाई ने शादी कर ली, यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी दोस्त माधव जो उनके आगे पीछे घूमता रहता है उसने भी शादी कर ली। इनको भी कर लेनी चाहिए। पता नहीं क्यों शादी की बात से चिढ़ जाते हैं, नीलिमा ने थोड़े तंज से कहा तो रुद्र उसे घूरने लगा। रुद्र कुछ और कहता उससे पहले यशोदा जी बोली। नीलिमा ने बिल्कुल सही कहा रुद्र, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन नीलिमा बेटा, तुम्हारा कहने का अंदाज गलत था, यशोदा ने उसे समझाते हुए कहा। सॉरी मम्मी जी, नीलिमा ने सिर झुकाकर कहा और उठकर अपने कमरे में चली गई। नाराज हो गई, यशोदा ने नीलिमा को जाते देख कहा। माँ, उसे छोड़िए, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने एक बात पर गौर नहीं की माँ, रुद्र बोला। कौन सी, यशोदा ने पूछा। माँ, इससे पहले आप जब भी भाई से शादी की बात करती थी तो भाई सीधे सीधे बात को टाल जाते थे और आज उन्होंने कहा इस बारे में बाद में बात करते हैं। ये तो प्रोग्रेस है माँ, रुद्र ने बोला तो सबका ध्यान इस बात पर गया। हाँ रुद्र, तू सही कह रहा है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, यशोदा खुश होते हुए बोली। ये देख जिज्ञासा और सत्यवीर भी मुस्कुरा उठे। ओके माँ, अब आप खुश होना, रुद्र ने यशोदा को साइड हक देते हुए कहा। यशोदा ने सिर हिला दिया। अब हम भी चलते हैं, रुद्र ने कहा और सत्यवीर के साथ बाहर जाने लगा। यशोदा वही खड़ी कुछ सोचती रह गई। माँ, क्या सोच रही हैं, जिज्ञासा बोली। नीलिमा के बारे में, नाराज हो गई, ढंग से नाश्ता भी नहीं किया, यशोदा बोली। ओफो माँ, आप आइए नाश्ता करते हैं, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, आप ही कुछ खा लेगी थोड़ी देर में। आप कहाँ, नीलिमा की बातों को सीरियसली लेने लगी। वो तो ऐसी ही है, वो कहती सब सही है, लेकिन कहने का ढंग इसका ऐसा होता है कि सामने वाला बुरा मान जाए। और शिव, उसे तो आप जानती हैं, गुस्सा उसके नाक पर होता है, वो तो है ही ऐसा, जिज्ञासा ने उन्हें बैठाते हुए कहा और प्लेट में उनके लिए पोहे निकलने लगी। लीजिए माँ, खाए, जिज्ञासा ने प्लेट उनके आगे रखते हुए कहा। अच्छा माँ, ये गौरी का क्या चक्कर है, आपने मुझे बताया नहीं अभी तक पूरी बात, और आपको लगता है कि शिव उससे माफी मांगेगा, जिज्ञासा ने कुछ सोचते हुए कहा। गौरी का नाम सुन यशोदा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। गौरी शिव की नई सेक्रेटरी है, ये तुम जान ही गई हो, उन्होंने मुस्कुराते हुए ही कहा। हाँ माँ, लेकिन ये बात कुछ जमी नहीं, मतलब सेक्रेटरी, शिव की सेक्रेटरी, और आप कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रही इस बात से, जिज्ञासा ने हैरानी से पूछा। हाँ खुश हूँ, देखा ना तुमने, उससे बड़ी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल परी की तरह, उसे देखते ही मन खुश हो जाता है, यशोदा ने खुशी से कहा। अच्छा, जिज्ञासा ने गहरी निगाह यशोदा पर डाली, जैसे उनसे कुछ पूछना चाह रही हो। हाँ मम्मा, वो बहुत ही प्यारी है, बातें भी उतनी ही प्यारी करती है, और साथ साथ इंटेलिजेंट भी, माया ने यशोदा के बोलने से पहले बीच में ही बोला। तुम भी जानती हो उसे, जिज्ञासा बोली। और क्या मम्मा, मैं उसी के साथ तो काम सीख रही हूँ, मामू ने उसे ही कहा है मुझे काम समझाने के लिए। आपको पता है मम्मा, उसे हमेशा मामू से डांट पड़ती है और वो भी मामू को अजीब अजीब टाइटल देने लगती है। बहुत फनी है मम्मा, मुझे तो वो बहुत पसंद है, माया ने एक्साइटेड होकर गौरी के बारे सब कुछ बता दिया। अच्छा, जब इतनी अच्छी और टैलेंटेड है तो शिव उसे डांटता क्यों है, जिज्ञासा ने सवाल किया। अरे मम्मा, आप तो जानते हो ना कि मामू कैसे हैं। ठीक ही कहती है गौरी, भस्मासुर, गुस्सासुर, अकडू, खडूस सब है मामू, माया ने हंसते हुए कहा। अच्छा, फिर तो दोबारा मिलना ही पड़ेगा गौरी से, जिज्ञासा ने उत्सुकता जताते हुए कहा। माया बेटा, एक दिन उसे अपने साथ घर ले आ,
और हाँ, उसका नंबर भी मुझे दे देना। यशोदा ने कहा तो माया ने हाँ में सिर हिला दिया। जी नानी, अब मैं चलती हूँ। मामू तो पहुंच भी गए होंगे। अगर मैं लेट हो गई तो मुझ पर भी भड़क जाएंगे, माया ने उठते हुए कहा। बहुत देर से उनकी बातें सुन रहा मयंक भी कुछ सोच उठकर बोला, चल तुझे मैं छोड़ देता हूँ। आप मुझे छोड़ेंगे भाई? माया ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं छोड़ सकता? तुझे कोई प्रॉब्लम है? मयंक ने कहा और बाहर जाने लगा। नहीं, चलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। माया भी उसके पीछे जाने लगी। नानी जी, मैं आपको गौरी का नंबर फॉरवर्ड कर दूंगी, आप उससे बात कर लेना। बाय, शाम को मिलते हैं। बाय मम्मा, माया ने जाते जाते कहा। माँ, आपको गौरी इतनी पसंद आई है? जिज्ञासा ने उन्हें ध्यान से देखते हुए पूछा। हाँ बेटा, वो है ही ऐसी कि उसे सब पसंद करने लगे। तुम तो मिली हो ना, उस दिन देखा था उसे। उसे जब जानोगी ना तो जान जाओगी कि कितनी अच्छी है वो। यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, फिर से बुलाए उसे, मिलते हैं आपकी गौरी से। जिज्ञासा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। यशोदा बोली। जारी है। चैप्टर 43। गौरी और सुमन दोनों ऑफिस आते हैं। गौरी ने सोच लिया है कि वो अब शिव से दूर ही रहेगी और सिर्फ काम से ही मतलब रखेगी। गौरी केबिन आकर अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद माया ऑफिस पहुंचती है। साथ में मयंक भी है। माया सुमन को देख मुस्कुराते हुए उसके पास आए और शिव के बारे कुछ पूछ अंदर जाने लगी। सुमन को देख मयंक हौले से मुस्कुरा दिया, मगर सुमन ने गुस्से से मुंह फेर लिया। मयंक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। माया मयंक के साथ गौरी के केबिन में आ जाती है। हेलो गौरी, यार कल तुम चली गई, कितना जरूरी काम था मुझे, माया ने गौरी को देख कहा। अच्छा, कौन सा काम बताओ? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मयंक की नजरें सिर्फ गौरी पर ही हैं, लेकिन गौरी का ध्यान अब तक मयंक पर नहीं गया। हाँ वो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? माया ने याद करते हुए कहा। अरे हम तो बिल्कुल ठीक हैं। देखो तुम्हारे सामने हैं, कैसे लग रहे हैं? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा और नजरें मयंक पर चली गई। माया ने जब गौरी की नजरों का पीछा किया तो उसे समझ आया मयंक अभी तक उसके साथ है। भाई, आप अब तक यहाँ हो, आपको अपने ऑफिस नहीं जाना? माया ने हैरानी से पूछा। मयंक, जो गौरी को निहारने में खोया हुआ था, वो एकदम ऐस चौंक कर बोला। हाँ, जाना है ना तो जाए, माया ने घूर कर कहा। चला जाऊंगा, पहले अपनी दोस्त से नहीं मिलवाओगी मुझे? उसने गौरी की ओर इशारा करके कहा। ओह गौरी, ये मयंक है मेरे भाई, ये मुझे छोड़ने आए हैं, माया ने मिलवाते हुए कहा। हाय, मयंक ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा तो गौरी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हेलो, वाह, व्हाट अ स्वीट वॉइस एंड व्हाट अ ब्यूटी, मयंक ने फिलेटी अंदाज में कहा तो गौरी उसे घूरने लगी। अपना हाथ छुड़ाते हुए गौरी बोली, थैंक यू, मगर मयंक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। गौरी ने उसका हाथ कसके दबा दिया तो मयंक दर्द के मारे कराह उठा और जल्दी से गौरी का हाथ छोड़ दिया। ये क्या था, बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की हो यार, मयंक ने अपना हाथ झटकते हुए कहा। तो आप हमसे फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? हमसे फ्लर्ट करने की सोचना भी मत, और हमें कमजोर तो बिल्कुल मत समझना, गौरी ने उसे अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहा। नाइस एटीट्यूड, हाँ अच्छा लगा, लेकिन मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, कोई सीरियस थोड़े था, तुमने तो मेरा हाथ ही तोड़ दिया, मयंक ने मुंह बनाकर कहा तो गौरी मुस्कुरा दी। अरे गौरी भाई, ऐसे ही है, इन्हें सीरियस मत लेना, ये मेरे फ्रेंड्स के साथ भी फ्लर्ट किया करते थे, माया ने कहा और मयंक को घूरा तो मयंक ने मुंह बना लिया। लेकिन हमसे ना करना दोबारा फ्लर्ट, हमें नहीं पसंद, गौरी ने कहा तो मयंक ने बड़े आदर से अपना सिर झुकाकर कहा। जो हुकुम सरकार। इस पर गौरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मयंक तो उसे एकटक देखने लगा। हंसती हुई कितनी प्यारी लगती हैं आप। फिर से, गौरी ने उससे घूर कर कहा। अरे नहीं, फ्लर्ट नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच्ची, मयंक ने कहा तो गौरी ने मुस्कुराकर रह गई। तुमसे दोस्ती करने में मजा आएगा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मयंक ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा तो गौरी कुछ सोचने लगी। शुद्ध और सच्ची दोस्ती की बात कर रहा हूं, मयंक ने कहा तो गौरी ने मुस्कुराते हुए हाथ मिला लिया। ठीक है, फिर आज से आप हमारे दोस्त हुए, गौरी बोली। तो फिर कॉफी पर चले, मयंक ने झट से पूछ लिया। क्या? गौरी का हैरानी से पूरा मुंह खुल गया और माया तो मयंक को घूरने लगी। अरे दोस्ती के नाते कह रहा हूं,
अब अपने दोस्त को कॉफी के लिए भी नहीं पूछ सकते क्या? मयंक ने मुंह बनाकर कहा तो गौरी और माया मुस्कुराने लगी। ये नहीं सुधर सकते भाई, अब आप जाइए, माया ने कहा। ठीक है, शाम को मिलते हैं दोस्त, मयंक ने गौरी को बाय करते हुए कहा और वहां से चला गया। लेकिन शिव जो अपने केबिन में बैठा मिरर वॉल से कब से मयंक और गौरी को मुस्कुराते हुए बातें करते देख रहा था। मयंक का गौरी से ऐसे बातें करते देखा तो वो गुस्से भर गया। वो उठकर वॉल के पास आया, उन्हें देखने लगा। उसे गौरी का यूं मयंक से ऐसे मुस्कुराते हुए बात करना और हाथ मिलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसका बस चलता तो मयंक को कॉलर से पकड़कर अपने ऑफिस से बाहर फेंक देता। कैसी लड़की है, मयंक से तो ऐसे हंस हंसकर बात कर रही है जैसे कोई पुराने दोस्त हो। क्या जरूरत है हर किसी से फ्रैंक होने की? शिव ने मन ही मन सोचा और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। दरअसल उसके केबिन के शीशे से वो बाहर का सब कुछ देख सकता था, लेकिन बाहर वालों को शिव नहीं दिखाई देता था। उसी तरह गौरी के केबिन में गौरी क्या कर रही है, कब काम कर रही है, कब मस्ती कर रही है, शिव को सब पता चल जाता। मगर गौरी को इस बात की खबर नहीं है, क्योंकि हमेशा कर्टन्स लगे रहते उसके और शिव के केबिन के बीच के कांच पर। शिव का जब मन करता उसके स्वभाव के विपरीत वो गौरी को नजर भर देख लेता। जब से मयंक गौरी के केबिन में आया था तब से शिव की नजरें उन दोनों पर ही थी। उसे गौरी का मयंक से हाथ मिलाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसने खुद ही गौरी को दूर रहने की हिदायत दी थी। अब वो खुद ही कैसे जाकर उसे रोके? शिव कुछ देर यूं ही गौरी को देख सोचता रहा, फिर खुद को संयत कर वो अपना काम करने लगा। मयंक नीचे आकर रिसेप्शन पर सुमन के पास आया। हेलो मिस, आज नहीं आपने मुझसे अपॉइंटमेंट के लिए पूछा? आवाज सुन सुमन ने सिर उठाकर देखा तो सामने मयंक खड़ा था जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आप? सुमन ने खींचकर कहा। हाँ मैं, आपने आज मुझे रोका नहीं? मयंक मुस्कुराते हुए बोला। जी नहीं, आपका ही ऑफिस है, जब मर्जी आप आए या जाए मुझे क्या? सुमन ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी खींच देख मयंक को उसे छेड़ने में मजा आ रहा था। मिस, ये मेरा ऑफिस नहीं मेरे मामू का है, तो काम जरा ध्यान से करो, मयंक ने रोब झाड़ते हुए कहा। जी सर, आगे से ध्यान रखूंगी, सुमन ने भी फीका मुस्कुराकर कहा। अब आप जाने का कष्ट करेंगे, मैं अपना काम कर लूं, सुमन ने गुस्से से कहा। आप मुझसे दूर इतनी नाराज क्यों रहती है? मयंक ने वही खड़े होकर सवाल किया। अब सुमन की झुंझलाहट होने लगी थी मयंक से। उसने झुंझला कर कहा, मैं क्यों आपसे नाराज होने लगी सर? मैं क्या आपकी दोस्त हूं? मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय हूं यहां पर, आप मेरे बॉस के रिश्तेदार, तो मैं क्यों नाराज होने लगी आपसे? तो दोस्त बन जाए, आई एम रेडी, मयंक ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर कहा तो सुमन उसे गुस्से से घूरने लगी। जारी है चैप्टर 44। मयंक ने जब सुमन से कहा कि दोस्ती कर लेते हैं तो सुमन उसे अजीब नजरों से घूरने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मयंक ने उसे ऐसे देख पूछा। पहली बात कि मैं अजनबियों से दोस्ती नहीं करती, और दूसरी बात आप मुझ जैसी मामूली लड़की से दोस्ती करेंगे तो आपकी शान कुछ कम नहीं हो जाएगी। मैं कहाँ और आप कहाँ? सुमन ने मयंक को आंखें सिकोड़ कर देखा। कैसी बात करती हैं आप? मैं ये सब नहीं मानता। और रही बात अजनबी की, तो अभी जान पहचान कर लेते हैं, मयंक ने स्टाइल से अपना गला साफ करते हुए कहा। हाय, मैं मयंक, अभी जो मेरे साथ यहां से गई वो मेरी बहन माया। तो क्या अब दोस्ती कर सकते हैं? मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा और सुमन उसे अजीब नजरों से घूरने लगी। अब ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, जानता हूं मैं बहुत हैंडसम हूं, मयंक स्टाइल से बोला। अपने बारे में कुछ ज्यादा गलतफहमी नहीं है आपको? सुमन घूरते हुए बोली। गलतफहमी नहीं, पूरा यकीन है कि आई एम हैंडसम, मयंक अपनी कॉलर ठीक करते हुए बोला। सुमन मुंह बनाकर बोली, शक्ल देखी है अपनी? रोज देखता हूं। इस पर सुमन चिढ़ गई और उंगली दिखाकर बोली, यू। मयंक ने तुरंत उसकी उंगली पकड़कर बोला, हाथ नहीं मिला सकती तो मैं उंगली से काम चला लेता हूं। फ्रेंड्स नेवर, सुमन अपनी उंगली छुड़ाकर बोली। वैसे तुम्हारी फ्रेंड ने भी मुझसे दोस्ती कर ली है तो तुम भी कर लो, बहुत सच्चा दोस्त साबित होऊंगा, ट्रस्ट मी, मयंक ने उसकी आंखों में देखते कहा तो सुमन ने असमझ के भाव से पूछा। मेरी कौन सी फ्रेंड? अरे गौरी, और कौन, अभी अभी दोस्ती करके आ रहा हूं उनसे, मयंक ने कहा और हौले से मुस्कुरा दिया। ये सुन सुमन ने मुंह बनाकर कहा, मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती, तो प्लीज अभी आप जाइए, मैं बाद में सोचकर बताऊंगी। बाद में कब?
मयंक ने फिर से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो सुमन को अजीब सा महसूस हुआ। वो इधर उधर देखने लगी। मयंक हल्के से मुस्कुरा दिया। अब आप जाएंगे? मुझे बहुत काम है। मैं यहाँ पर खड़े होकर आपसे बहस करने की सैलरी नहीं लेती हूँ तो प्लीज। सुमन ने आंखें तरेरते हुए कहा। मयंक ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, ओके ओके, अब ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। मयंक चला जाता है और उसे जाता देख सुमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। दिन जैसे पंख लगाकर अपनी गति से उड़ रहे थे। गौरी भी अब अपने काम से काम ही रखती। अब वो शिव से मिलने और उससे बात करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शिव से ना मिल पाने, उसे ना देख पाने की कसक रह जाती। शिव का हाल भी गौरी की तरह ही था। ना चाहते हुए भी वो अपने केबिन से गौरी को एक नज़र जरूर देख लेता, जिसकी गौरी को कोई खबर ही नहीं रहती। गौरी से दूर रहना उसके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन वो अपने चेहरे पर दिखाता नहीं था। गौरी की भाषा में कहे तो वो है ही अकड़ू। उसके मन में क्या चल रहा है, इसकी खबर किसी को नहीं होती। और फिलहाल अपने इस बिहेवियर को तो खुद ही नहीं समझ पा रहा, तो दूसरों को क्या ही समझाता। ऊपर से मयंक और गौरी की नज़दीकियां उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब गौरी और मयंक की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मयंक आए दिन गौरी से मिलने ऑफिस में आ जाता। कभी कभी मयंक लंच भी गौरी के साथ ही करता, और शाम को घर जाते समय मयंक अक्सर गौरी और सुमन के साथ रहता, जो शिव को अच्छा नहीं लगता। एक दिन ऐसी ही किसी सुबह सुमन और गौरी ऑफिस पहुंचती हैं। सुमन अपनी रिसेप्शन की डेस्क पर जाने लगती है कि उसकी नज़र वहां आ रहे शिव पर जाती है। सुमन शिव को ग्रीट करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। अब तक में गौरी ने शिव को नहीं देखा था, लेकिन सर सुन गौरी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और धड़कने तेज। उसने पलटकर नजरें उठाकर शिव को देखा तो बस देखती रह गई। ये देख सुमन गौरी के पास आकर आहिस्ता से उसके हाथ पर अपना हाथ रख कहा, देख गौरी, ये तेरी इम्तिहान की घड़ी है। तू उनके सामने रहकर भी उनसे बात नहीं करेगी। भूल मत उन्होंने किस तरह और कितनी बुरी तुझे डांटा था। तुझे खुद से दूर रहने के लिए कहा था, तो तू स्ट्रांग बन और आगे बढ़। ये सुन गौरी ने सुमन को देखा और अपनी पलकें झपकाकर उसे आश्वस्त किया। गौरी कॉरिडोर की ओर आगे बढ़ गई। शिव भी उसके पीछे से जल्दी जल्दी डग भरता हुआ आया। अब गौरी और शिव दोनों लगभग साथ ही चलने लगे। दोनों कॉरिडोर से गुजरते हुए साथ ही लिफ्ट की ओर बढ़े। गौरी ने एक नज़र अपनी चोर नज़रों से शिव को देखा, मगर फिर भी उसने शिव को फुल इग्नोर किया, जैसे शिव उसकी बगल में हो ही ना। लेकिन शिव ने जब गौरी को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। पीले रंग का चूड़ीदार सूट, उस पर मैचिंग चूड़ियां, जिनकी खनक शिव का ध्यान अपनी ओर खींचती। चेहरे पर वही मासूमियत और होठों पर सौम्य मुस्कुराहट। शिव लगातार गौरी को देखे जा रहा था, लेकिन गौरी ने एक बार भी नजरें उठाकर शिव को नहीं देखा। उसे शिव के नजरों की तपिश खुद पर महसूस हो रही थी, मगर चाहकर भी वो नजरें उठाकर उसे देख ना सकी। आज लगभग महीने से ऊपर हो गया था उसने शिव को नहीं देखा था, और आज वो शिव के इतने करीब थी, मगर फिर भी एक बार नजर भर उसे देख ना सकी। शिव के साथ चलते चलते उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाल रखा था। दोनों अपने ही एहसासों में उलझे साथ साथ चले जा रहे हैं। शिव को गौरी का ऐसे नजरअंदाज करना खल गया, लेकिन एटीट्यूड तो उसके पास भी कम नहीं है। दोनों साथ ही चल रहे थे, इतने में कोई पीछे से गौरी के कंधे पर हाथ रख दिया। गौरी ने चौंक कर पीछे देखा तो पीछे मयंक था। वो मुस्कुरा कर बोली, आप? हाँ मैं। तुम्हें कौन लगा? मयंक बोला, नहीं कोई नहीं, गौरी ने जवाब दिया। आप यहाँ सुबह सुबह? गौरी ने पूछा। हाँ, अपनी दोस्त से मिलने का मन किया तो आ गया, मयंक बोला। अच्छा, और माया, आप इन्हें छोड़ने नहीं आए? गौरी ने बगल में खड़ी माया की ओर देखकर कहा। माया, अरे इसे छोड़ना तो बहाना है, मैं तो तुमसे मिलने आता हूँ। तुमसे मिले बिना मेरा मन जो नहीं लगता, मयंक ने अपने फ्लर्टी अंदाज में कहा तो गौरी मुस्कुराने लगी। मगर ये सुन शिव को गुस्सा आने लगा। गुस्से से उसकी नसें तन गई। उसे मयंक का गौरी से फ्लर्ट करना अच्छा नहीं लगा। माधव की नजरें शिव पर ही थी, जो अभी अभी वहां शिव के पीछे आया था। वो शिव के पल पल बदलते भाव को बहुत ध्यान से देख रहा था। हेलो सर, गौरी ने माधव को देख ग्रीट किया। माधव ने भी मुस्कुराते हुए उसके हेलो का जवाब दिया और शिव की ओर देखने लगा। ये देख शिव और चिढ़ गया। जब लिफ्ट आई तो मयंक भी गौरी के साथ स्टाफ वाली लिफ्ट में जाने लगा। ये देख शिव ने उसे रोकते हुए कहा, मयंक, उस लिफ्ट से जाने की क्या जरूरत है?
मेरे साथ चलो कॉफी पीते हैं। सॉरी मामू, आपके साथ कॉफी मैं बाद में पी लूंगा, लेकिन अभी अपनी दोस्त के साथ कॉफी पीना है। बाय, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये बोल मयंक गौरी और माया के साथ चला गया और शिव वहीं खड़ा रह गया उन्हें जाता देख। माधव को हंसी आ रही थी शिव पर, मगर किसी तरह खुद को कंट्रोल कर उसने कहा, अब हम भी चलें, या तुझे भी स्टाफ की लिफ्ट से ही जाना है? माधव ने मजाकिया लहजे में कहा तो शिव उसे घूरने लगा। यार मुझे ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, अब तुझे जलन हो रही है तो मैं क्या करूं? ये तेरी प्रॉब्लम है, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। शिव बिना कुछ बोले लिफ्ट में आ गया। मयंक गौरी के साथ उसके केबिन में आता है। माया भी अपने केबिन में चली जाती है। कॉफी मंगवाऊं आपके लिए? गौरी ने मयंक से पूछा। हाँ, और अपने लिए चाय भी, मयंक ने कहा तो गौरी ने कॉल कर कॉफी और चाय के लिए बोल दिया। गौरी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मयंक बोला। हाँ बोलिए ना, पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। अगर नाराज होने वाली बात होगी तो जरूर नाराज होंगी, गौरी ने अपने कंप्यूटर को ऑन करते हुए कहा। तो मयंक सोच में पड़ जाता है। इतने में उनकी चाय और कॉफी आ जाती है। गौरी कॉफी का में मग मयंक की ओर बढ़ाते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, तो कॉफी पीजिए और जो कहना है कहिए, गौरी बोली। हाँ हाँ कहता हूं ना, मयंक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा और अपनी कॉफी पीने लगा। जारी है चैप्टर 45। इधर शिव अपने केबिन में आकर बेचैनी से टहलने रहा है। कुछ सोच उसने मयंक को कॉल लगाया। इधर मयंक का फोन रिंग होता हुआ फोन स्क्रीन देख वो बोला, ये मामू क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं? उसने कॉल रिसीव किया तो शिव की आवाज आई, मयंक मेरे केबिन में आओ। शिव ने इतना बोल कॉल काट दिया। मयंक हैरानी से अपने फोन को घूरने लगा। क्या हुआ, किसका कॉल था? गौरी ने उसे ऐसे फोन को घूरते देखा तो पूछ लिया। वो मामू का, उन्होंने ने मुझे बुलाया है, मयंक ने बेमन से कहा। शिव का नाम सुन गौरी थोड़ी बेचैन होने लगी। जाने क्यों शिव के नाम से ही उसकी धड़कनें बढ़ने लग जाती थी। इसकी कोई कैफियत वो अपने दिल को ना दे पाती थी। उसने खुद को संयत किसी तरह किया और कहा, तो जाए, जरूर कोई काम होगा, तभी वो आपको बुला रहे हैं। हम, मयंक ने कहा। मयंक चेयर से उठते हुए बुदबुदाया, ये मामू भी ना अपना तो कुछ कर नहीं पाए, मेरी सीटिंग भी नहीं होने दे रहे। क्या बोला आपने? गौरी ने उससे बड़बड़ाते हुए देख कहा। नहीं कुछ नहीं, चलता हूँ बाय। ये बोल मयंक गौरी के केबिन से निकल शिव के केबिन में जाने लगा जो कि बगल में ही था। मामू आपने मुझे बुलाया, कोई काम है? मयंक अंदर आते हुए कहा। मयंक, तुम्हें अपने ऑफिस नहीं जाना? शिव मयंक की ओर बिना देखे ही कहा। इस वक्त उसकी नजरें अपने टैब पर थी। जाना है ना मामू, अभी चला जाऊंगा, बस अपनी दोस्त के साथ कॉफी पी लूं। मयंक ने भी सीधे सीधे जवाब दिया। देख रहा हूं, आजकल तुम मेरे ऑफिस के चक्कर कुछ ज्यादा ही लगाने लगे हो। और अगर कॉफी पीने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें एक कॉफी शॉप खरीदकर गिफ्ट कर देता हूं। वहीं आराम से बैठकर कॉफी पीते रहना, शिव ने तंज भरे लहजे में कहा। क्या मामू आप भी मजाक कर रहे हैं राइट? मयंक ने मुस्कुराकर कहा। नहीं मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस, शिव ने उस पर अपनी नजरें टिकाकर कहा। मामू आप तो जानते हैं मैं यहाँ माया को छोड़ने आता हूँ और फिर इस बहाने अपनी दोस्त से भी मिल लेता हूँ। मयंक ने शांत भाव से कहा। कल से माया मेरे साथ आ जाया करेगी, या फिर दूसरी गाड़ी से, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये दोस्ती तुम मेरे ऑफिस के बाहर निभाओ। यहाँ तुम्हारे आए दिन आ जाने से मेरे ऑफिस का काम डिस्टर्ब होता है, तो कल से दोस्त से मिलना ऑफिस आवर्स के बाद। यू गॉट इट, शिव ने सख्ती से कहा। ओह रिलैक्स मामू, मेरे यहाँ आने आपका कौन सा काम डिस्टर्ब होता है? मैं तो सिर्फ गौरी से मैं मिलने आता हूँ, मयंक ने बेपरवाही से कहा। मगर गौरी का नाम मयंक के मुंह से सुनकर कर शिव की त्योरियां चढ़ गई। वो गुस्से से मयंक को घूरने लगा। मयंक, ये मेरा ऑफिस है, कोई मीटिंग पॉइंट नहीं जो तुम अपनी दोस्त से मिलने आते हो। तुम अपने काम और अपने ऑफिस पर ध्यान दो। देख रहा हूं तुम्हारा ध्यान अपने काम पर नहीं है, तो कल से अगर तुम बिना काम के यहाँ आए, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवा दूंगा। अंडरस्टैंड? नाउ गेट लॉस्ट, शिव ने थोड़े गुस्से से कहा। टेक इट इजी, मामू आप इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं चला जाता हूँ, मयंक ने उठते हुए कहा और जल्दी से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी। ओह गॉड, ये मामू इतना क्यों भड़क गए? कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब क्या करूं?
अब तो यहाँ आने का कोई बहाना भी नहीं बचा। ये मामू भी मेरी लव लाइफ में विलेन बनकर बैठ गए। अब तो कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा, मयंक ने खुद से कहा और वहां से चला गया। इधर गौरी जब से मयंक गया तब से अपने केबिन में बेचैनी से टहलने लगी। वो खुद से ही बोली, गौरी, ये ठाकुर साहब तो तुझसे सच में बहुत ज्यादा ही नाराज हैं। इतने दिनों बाद वो सामने आए और हम तो उन्हें जी भरकर देख भी नहीं पाए, और ये भी सिर्फ उनकी वजह से। और खुद तो हमें ऐसे लगातार देखे जा रहे थे जैसे हम कोई अजूबा हैं। पता नहीं चाहते क्या है। उनके आसपास रहने से तो हमारे दिल की धड़कनें किसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह चलने लगती है। और वो क्या था जो उस पल हमने महसूस किया जब मेरे पास थे? कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ कितना उलझा हुआ है। अब आप ही मदद करिए महादेव। वो ऊपर हाथ जोड़कर बोली और अपना दुपट्टा उंगलियों पर लपेटने लगी। मयंक जब नीचे आया तो वो रिसेप्शन डेस्क के पास आकर रुक गया। उसने इधर उधर देखा, उसे सुमन कहीं नहीं दिखाई दी। वो एकदम से पीछे पलटा तो सुमन से टकरा गया, जिससे उन दिनों के सिर की टक्कर हो गई। आउच! सुमन के मुंह से निकला। देख के नहीं चल सकते? सुमन गुस्से से बोली। देखकर आप नहीं चल रही थी, आप पीछे से आए। अब मेरी पीछे आंखें तो हैं नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूं, मयंक ने अपना सिर सहलाते हुए कहा तो सुमन चिढ़ गई। सुमन गुस्से से अपनी उंगली दिखाकर बोली, देखिए मिस्टर। दिखाए? मयंक उसकी उंगली पकड़कर बोला। सुमन उससे अपनी उंगली छुड़ाकर उसे घूरते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको ढूंढ रहा था, मयंक भी उसी अंदाज में बोला। और वो क्यों? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और वो जरूरी बात क्या है? अरे यार, तुम हमेशा ऐसे उखड़ी हुई बातें क्यों करती हो? थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकती? नहीं, नहीं कर सकती मैं प्यार से बात। आपको कोई प्रॉब्लम है? सुमन ने आंखें तरेरते हुए कहा। गुस्से में एकदम कमाल लगती हो, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। देखिए, आपका ये फ्लर्ट ना मेरे साथ नहीं चलेगा, तो प्लीज मुझसे दूर रहिए। आप सिर्फ गौरी के दोस्त हैं, मेरे नहीं, सुमन ने सख्ती से कहा। मैं तो कब से कह रहा हूं आपसे दोस्ती के लिए, लेकिन आप नहीं मानती। लगता है आप दोस्ती नहीं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हैं मुझसे, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी एक आंख दबा दी। सुमन मुंह खोले हैरानी से उसे देखने लगी। मयंक उसकी आंखों में देखते हुए उसके पास आया और उसके कान में आहिस्ता से बोला, तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी नहीं, सही समय का वेट करो। तब तक के लिए बाय। कल से शायद तुम्हें रोज ना मिल पाऊं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा मिलने की। उसकी गर्म सांसें सुमन को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मयंक के ऐसे पास आने से सुमन खुद में ही सिमटने लगी। सुमन ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और मयंक मुस्कुराता हुआ उसे ऐसे ही छोड़ आगे बढ़ गया। वो आगे जाकर बोला, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। ये सुन सुमन ने अपनी आंखें खोली तो देखा मयंक वहां से जा चुका था। उसने अपने कान पर हाथ रखे और मुस्कुराने लगी। पागल लड़का, ये बोल वो आकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। मयंक भी मुस्कुराता हुआ अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने अपने ग्लासेस लगाए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जारी है। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे फॉलो करें।